वारा तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद कमरे में वापस आया तो ज़ीनत को अंधेरे कमरे में बैठ के बिल्कुल साथ ज़मीन पर बैठे देखा था। हाथ फैलाकर कमरे की लाइट ऑन करते वो कदम इसकी जानब बढ़ाते इसके बिल्कुल साथ आकर बैठा। इसके यूं पास बैठने पर ज़ीनत ने आहिस्ता से अपना सर इसके कंधे पर रख दिया था। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने आपसे कुछ छुपाया है। वारद मैं खुद भी कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे भी आज ही हकीकत पता चली है कि मेरा तल्लुक आपके ख़ानदान से है। वो यूं ही इसके कंधे पर सर रखे बोली तो भारत ने इसकी गीत अपनी बाहों का हिसार बनाया था। मैं जानता हूँ मेरी ज़ीनत मुझसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाएगी और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम्हें भी ये सब कुछ आज ही पता चला है। मेरे लिए भी ये सच्चाई हैरान किन थी। देखो किस्मत ने हमें किस तरह से मिलवाया। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ ज़ेनी, लेकिन बड़े अपा कभी भी तुमसे गालिब नहीं रहे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि तुम्हें ढूंढने की, लेकिन मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती वारिद। मैं आपके खानदान की बेटी नहीं हूँ। मैं आपके बड़े अब्बा की पोती नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक कोठे पर नाचने वाली रकासा हूँ और यही मेरी हकीकत है। मुझे अपनी पहचान नहीं बदलनी, क्योंकि अगर मैं पहचान बदल भी जाए तो मैं किसी के लिए मसाल नहीं बनूंगी। मेरे खानदान वालों के लिए मैं इनकी पोती बन जाऊंगी, लेकिन किसी ऐसी औरत के लिए जिसने अपनी मजबूरी में गलत कदम उठाया या जिसे गलत तरीके से कोठे पर लाया गया, इनके लिए मैं कुछ भी नहीं बन पाऊंगी। सच कह रही हूँ वारद, मेरी हकीकत बस आपके दादा की पोती की होगी। बस यही एक पहचान होगी और यकीन करें इस पहचान से कहीं बेहतर मेरी एक तोआइफ की पहचान है। वहाँ कोठे पर लोग तरस खाते थे मुझ पर कि मुझ पर जुल्म होता है, रेशम भाई की तरफ से ज्यादती की जाती है। हालांकि मैं बेकसूर हूँ। यकीन करें वो तरस बेहतर था मेरे लिए। इस खानदान की पोती बनकर तो मुझे खुद अपनी आज़ाद पर तरस आने लगा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ वारिद, मुझे इस शख्स से तलक रखने के लिए कभी मत कहिएगा। मैं आपके खानदान का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मुझे अल्लाह ने अब जैसा साहिबान दिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये पहचान मुझे नहीं चाहिए। ये नाम मैं इसी में खुश हूँ जो मेरा खुदा मुझे दे चुका है। मैं किसी से कुछ नहीं मांगती, ना ही मुझे कुछ चाहिए। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, शाम होने में वक्त है तो मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। वो इसे देखकर बोली तो बात ने हाँ में सर हिलाता फिर से ज़मीन से उठता इसे उठाकर बेड पर बैठने में मदद करने लगा था। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बुरा हुआ ज़ीनत, मैं मानता हूँ। तुम हक पर हो। तुम हर सवाल जवाब मांगने का हक रखती हो। मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा कि तुम इन सबको माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करता हूँ। इन लोगों की लापरवाही तुम्हें इस गंदी जगह पर लेकर गई थी। मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा बड़े अब्बा माफ़ी के काबिल है। जब तुम्हें लगे कि इन्हें माफ़ कर देना चाहिए तब माफ़ कर देना, लेकिन बड़े अब्बा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अपने लिए ना सही लेकिन मेरे लिए इनकी तरफ से अपना दिल थोड़ा नरम कर लो। मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं। वो इसका माथा झूमता इसके साथ ही लेट गया था, जबकि इसका हाथ ज़ीनत के पेट पर बहुत नरमी से मूव हो रहा था। आप वो आप सबके लिए अजीज़ हैं। वो आपके लिए अजीज़ हैं। वारा तो आपसे जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए भी अजीज़ है, लेकिन मैं अपनी ज़ात के साथ इस शख्स को कोई रिश्ता नहीं जोड़ने दूंगी। अगर आप ये कहते हैं कि अपने शोहर के दादा होने के नाते मैं इनकी इज़्ज़त करूँ तो मैं आपको इससे बढ़कर तो मैं अपने आप से बढ़कर इनकी इज़्ज़त दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। आपने मुझे इज़्ज़त दी है, रुतबा दिया है, मकाम दिया है। मैं कभी आपका सर झुकने नहीं दूंगी। लेकिन अगर वो इंसान मुझसे जुड़ा रिश्ता जोड़ना चाहता है तो मेरी तरफ से इसको मायूसी ही होगी, क्योंकि मैं इस इंसान को अपना दादा नहीं मानती जो घर के लोगों पर एतबार नहीं कर सके, लेकिन एक बाहर वाली औरत पर एतबार कर लिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, आमना बेगम या माँ बेगम मुझ पर नरमी नहीं दिखाती, मारती पीटती जलील करती, सौतेली माँ से भी बदतर सलूक करती। लेकिन मेरे साथ वो सब कुछ तो नहीं होता ना जो इस हवेली की 4 दीवारियों के बाहर हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी कितनी अजियतनाक गुजारी है मैं जानती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की अजियतें भुला नहीं सकती। वो जब जब मुझे वो सब कुछ याद आएगा मेरी आंखों के सामने आपके बड़े अब्बा का चेहरा आएगा, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इनकी वजह से हुआ और मैं अपने आप में इस शख्स को माफ़ करने का हौसला नहीं पाती, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो इसके सीने से लिपटते हुए बोल रही थी, जबकि वारिद इसके माथे पर अपने लब रखता बिल्कुल खामोश हो गया था। अगर वो खुद भी इन लोगों को माफ़ करने की हिम्मत नहीं पाती थी तो फिर वो बोला क्या ही कह सकता था। वो इसे अपने दादा के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। क्या सच में ज़ीनत भाभी मुजावर अक्का की सगी बहन है? अल्लाह, ये सब कुछ कैसे हो गया? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। क्या फिल्मी कहानी हो गई ना हमारे साथ। ज़ीनत भाभी कितनी प्यारी हैं, इतनी खूबसूरत हैं। बल्कि अब वो भाभी नहीं, अब तो वो आपी भी हैं। मैं अब से ना इन्हें आपी कहकर बुलाऊंगी। मुझे तो हमेशा से ही बहुत पसंद है और सच कहूँ इन्हें देखकर ऐसा लगता भी था कि इनका हमारे साथ कोई तल्लक है। नायरा बेयकीनी की कैफियत में इन सबसे बातें कर रही थी। थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर ने आकर बड़े अब्बा को चेक किया। तबीयत खराबी की वजह से अब भी वही थी। परेशानी, स्ट्रेस व काफ़ी ज़्यादा टेंशन का शिकार थे। डॉक्टर ने इन्हें घरेलू परेशानी से दूर रखने के लिए कहा तो वजाहत साहब ने अब इनके कमरे में जाते हुए इनकी परेशानी की असल वजह जाननी चाहिए। तो पता चला कि ज़ीनत ही इनकी पोती है। उन्होंने तो बाहर आते ही सबको बता दिया था कि ज़ीनत ही इनकी खोई हुई बच्ची है और इस बात ने पहले तो सबको हैरत में मुब्तला कर दिया, लेकिन अब जब हैरत का
दौर ख़त्म हुआ तो वो सभी लोग बहुत खुश थे ये जानकर कि इनकी खोई हुई बच्ची वापस मिल गई थी, वो भी ज़ीनत के रूप में। ज़ीनत इनके सामने थी, वह एक कोठे पर रहने वाली लड़की थी। सभी जानते थे, किसी से भी हकीकत छुपी हुई नहीं थी। ज़ीनत के साथ यकीनन बहुत बुरा हुआ था, लेकिन आखिरकार वो अपने अपनों के पास वापस आ गई थी। वह यहाँ इस हवेली में मौजूद थी, इनके बेटे की बीवी होने के नाते मौजूद थी। वह ख़ानदान से बाहर कहीं दूर नहीं थी, इनकी आंखों के सामने थी। बस यही चीज़ माँ बेगम को सुकून दे गई थी, वरना रिदा की तो हालत ही ख़राब होने लगी थी। आमना बेगम को तो जब से पता चला था कि ज़ीनत इनके अपने ही खानदान की बेटी है, वह ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश थी, और इस बात ने इनकी खुशी को दोबाला कर दिया था कि ज़ीनत माँ बनने वाली है। और यह खुशी रिदा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक बेटी पैदा करके वो अपने लिए कोई बेहतरी नहीं कर सकी थी, तो दूसरी तरफ से एक तवाइफ खानदान का वारिस पैदा करने जा रही थी। और अपनी तवाइफ कहना भी तो अब गुनाह हो गया था, क्योंकि अब तो वो इसी खानदान की खोई हुई बेटी निकल आई थी। आप लोग कुछ भी कोई आप लोग कुछ भी क्यों सोच रहे हैं? पहले तस्दीक तो करवाएं कि वह आशाई है या फिर सिर्फ दिखावा कर रही है, ड्रामा कर रही है। हो सकता है इसे पता चला हो कि हमारे खानदान की लड़की गायब है, तो इसने कोई मन गढ़ंत कहानी बनाकर आप लोगों को सुना डाली हो। बात सीधी साफ है माँ बेगम, इतना बड़ा खानदान है, करोड़ों अरबों की दौलत है, जायदाद है। आ गया होगा ज़ीनत के दिल में लालच, ये जानकर कि हमारे खानदान की बेटी गायब हो चुकी है। 23 साल पहले तो इसने कहानी बनाकर सबको सुना डाली कि वह हमारे ही खानदान की बिछड़ी हुई बेटी है, जिस पर सब लोग इमोशनल हो गए। कोई तस्दीक करवाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। कम से कम इतनी बेवकूफ़ी की उम्मीद तो मैं किसी से नहीं रखती थी। पहले हमें ठीक से पता करवाना चाहिए कि ये आपकी खोई हुई बेटी है भी या नहीं। मुजावर अक्का के साथ DNA टेस्ट। अपना मुंह बंद कर लो रिदा भाभी, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। खबरदार जो मेरी बहन पर सवाल उठाया। ज़ीनत मेरी बहन है और हमारे रिश्ते में कोई DNA टेस्ट की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी परेशानी समझ में आती है। तुम्हें ये तकलीफ़ हो रही है कि जिस लड़की को तुम तवाइफ कहकर चरा रही थी, वही इस खानदान की बेटी निकल आई। तो इस खानदान का वारिस पैदा करके वो तुमसे अपने कदम ऊपर कर लेगी, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तुम्हारी सोच बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुम्हारी सोच तो दौलत से आगे जाती ही नहीं। लेकिन मेरी बहन तुम जैसी लालची और खुदगर्ज नहीं है। अरे थूकती है वो इस जायदाद पर, इस दौलत पर, इस नाम पर, इस स्टेटस पर। नहीं चाहिए इस खानदान में कोई भी हिस्सा, बल्कि कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए अपनी सोचों के धागे को यहीं पर तोड़ दो, क्योंकि अब अगर मेरी बहन की ज़ात पर कोई भी सवाल उठाया गया तो मैं खड़ा हूँ अपनी बहन के आगे, हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। पहले तुम्हारी बदतमीजियाँ मैं खामोशी से बर्दाश्त कर जाता था, क्योंकि मुझे लगता था इस लड़की पर मेरा कोई हक नहीं है। मैंने तुम्हारी कोई भी डबल फेसिस हरकत वार तक नहीं पहुंचाई कि कहीं मैं दोनों मियाँ बीवी में झगड़े की वजह ना बन जाऊं। लेकिन अब अगर बात मेरी बहन पर आई ना, तो मैं इन से इन बजा दूंगा इस हवेली की। खबरदार जो तुमने इसके बारे में कोई भी फजूल बात की, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। मुजावर अचानक ही वहाँ आता रिदा को सुनाता चला गया था, जबकि वो जो इन सब की सोच को बदल रही थी, मुजावर की इस अंदाज पर इसे देखकर रह गई। वो तल्ख था, इसका बात करने का अंदाज की तल्ख था, इसका लहजा सख्त था। वो काफ़ी नॉर्मल सी बात भी करता था, तो ऐसे अंदाज में ताकि सामने वाला लड़स कर रह जाता। और इस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ मुझे सब लोग ही इसकी अंदाज पर बुरी तरह से घबराए थे, जबकि इसके पीछे खड़ी रूहा एक्साइटमेंट में अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। वाह मेरे शेर, लम्हे में सबका मुंह बंद कर दिया। इसके वहाँ से जाते ही इसने सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा, तो पीछे खड़ी नूरम ने इसकी बात पर हैरत का इजहार किया था। यार नूरम, तुम मुझे ऐसी मासूम मासूम घूरियों से न नवाजा करो, कसम से मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। एक लड़की होकर मेरा ये हाल होता है तो बरसमा का तो सॉरी, मैंने तुम्हें सुरख कर दिया। तुम घुड़ियाँ करो, तुम्हारी घुड़ियों से डर नहीं लगता, बल्कि उल्टा प्यार आता है। ओहो, मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है, मैं इनके गुस्से को कंट्रोल करके आती हूँ। वह नूरम के गाल खींचते अंदर भाग गई थी, जबकि नूरम के जाने के बाद तो सचमुच में सुरख होती सबके बीच आ बैठी थी। अल्लाह अल्लाह, इतना गुस्सा पति परमेश्वर, आपका तो बड़ा गुस्सा आता है। वो कमरे में दाखिल हुई थी, इसे खिड़की के करीब खड़े देखा था, हाथ में सिगरेट जला रखा था। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, इसने रूहा को घूर कर कहा। मजाक के मूड में तो मैं भी नहीं हूँ, सच में आज तो तुम्हारे गुस्से ने मुझे डरा कर रख दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, मेरे भाई भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। जानते हो, बचपन में मैं स्कूल में किसी का सर फोड़ कर आती थी ना, तो भाई कहता था रिलैक्स रहो रूहा, मैं हूं ना तेरा भाई, सब संभाल लेगा। एक दफ़ा पता है क्या हुआ, क्लास की एक लड़की ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मैंने क्लास में शोर मचा रही थी, जिस पर टीचर को मुझ पर बड़ा गुस्सा आया और टीचर ने मुझे बेफजूल में डांट दिया। अब टीचर तो टीचर है, टीचर को क्या कह सकते हैं। बस ब्रेक टाइम में मैंने इस लड़की के पेट में ज़ोर से पेंसिल मार दी, जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इस लड़की को इतना दर्द नहीं हो रहा था जितना इसका खून देखकर मैंने रोना शुरू कर दिया। भाई को अर्जेंट स्कूल बुलवाया गया और कहा गया कि रूहा माफ़ी मांगेगी। भाई ने मुझसे पूछा क्या तुम्हारी गलती है, मैंने साफ इनकार कर दिया। भाई ने मुझ पर यकीन किया, क्योंकि वो मेरा भाई था। मेरी गलती थी, लेकिन मैंने अपनी गलती मानी नहीं, तो भाई ने कह दिया कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। वैसे गलती तो इस लड़की की थी ना, इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया था। वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, जबकि वो हैरत से देख रहा था। तुमने एक लड़की को तकलीफ पहुंचाई और फिर से माफ़ी भी नहीं मांगी, और तुम कहती हो कि तुम गलत नहीं थी।
मुजावर का अंदाज शर्म दिलाने वाला था। इस वक्त मैं बच्ची थी ना मुजावर, मुझे पता ही नहीं था क्या सही है क्या गलत। हम बचपन में अक्सर ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा होता है। बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ था। वो मजे से बोली थी, हालांकि इसके अंदाज में तो नहीं लग रहा था किसी किसी चीज का अफसोस था। इस फजूल सी कहानी को मुझे सुनाने का मकसद वो जैसे असल मुद्दे पर आ गया था। अक्सर असल मकसद माय डियर हस्बैंड कि बहन को अपने भाई पर एतबार होना चाहिए कि वो कुछ भी करे, इसका भाई हमेशा इसका बैकबोन होगा। वो सही हो गलत हो, वो हर मौके पर इसका साथ निभाएगा, इसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक बहन को अपने भाई पर इतना एतबार होना चाहिए कि जिंदगी का कोई भी काम करते हुए वो घबराए नहीं, इस सोच के साथ कि वो अकेली है। अच्छा पापा, गलत कामों में नहीं, सही कामों की बात कर रही हूँ। तुम जीनत के भाई हो ना, इसके साथ तो रहो, हर कदम पर इसकी बैकबोन बनोगे, इसे प्रोटेक्ट करोगे। तो तुम यकीनन चाहते होगे कि तुम्हारी बहन तुम पर ऐसा ही इतबार करे जिस तरह से मैं अपने भाई पर करती हूँ। और ऐसा करने के लिए तुम्हें इसकी बैकबोन बनना होगा। तुम्हें इसे बताना होगा कि तुम जिंदगी के हर कदम पर इसके साथ हो। वो सही हो गलत हो, तुम इसका साथ नहीं छोड़ोगे। जिंदगी का कोई भी काम करने से पहले इसे सोचने की जरूरत नहीं है। इसकी जिंदगी के 23 साल गुजर चुके हैं। 23 साल गुजरने के बाद वो एक ऐसा भाई डिजर्व करती है जो इसके हर फैसले में इसका साथ दे, इसके हर सही गलत में इसकी रीढ़ की हड्डी बन जाए। ऐसा करने के लिए तुम्हें इसका एतबार जीतना होगा, और एतबार जीतने के लिए तुम्हें इसके पास जाना होगा। इस तरह खिड़की पर खड़े होकर सिगरेट फूंकने से कुछ नहीं होने वाला। आपकी दफा इसने इतनी लंबी चौड़ी बातचीत का तोड़ निकाल के इसके हवाले किया तो इसने अगले ही लम्हे सिगरेट फेंक दी थी। आशाई के पास जा रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तब तक अपनी तैयारी कर लो ना। कल दिन डलने हैं, हजार तरह के काम है। इतना नहीं हुआ कि किसी के साथ जाकर शॉपिंग कर लो, बीवी मिली है या मुसीबत की दुकान। मुझे हर चीज़ के लिए बॉडीगार्ड बनाकर साथ जाना पड़ता है। वो उकताए हुए अंदाज में बोला तो इसने घूर कर मुजावर को देखा था। मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास मिस्टर मुजावर, शायद तुम ही मरे जा रहे थे मेरे लिए। मेरे निकाह वाले दिन आ गए थे बंदूक लेकर। मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हारे साथ शादी करने का। खबरदार जो इस मामले में मुझ पर उंगली उठाई। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हारा ही दिमाग खराब हुआ था, वो बोले ही जा रही थी जब मुजावर इसके किसी भी बात को अहमियत दिए बगैर कमरे से बाहर निकल गया था। इसके कमरे से निकलते ही वो पैर पटक कर रह गई थी। ये कोई वक्त है नहाने का जीनत? अभी शाम हो रही है, तुम जानती हो ये बच्चे के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अभी सर्दियाँ पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। इसकी आंख खुली तो जीनत नहाकर वाशरूम से निकलते हुए आईने के सामने आ रुकी थी। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। भारत मुझे लगा नहा लूंगी तो शायद बेहतर महसूस करूंगी, और आसाब पर अजीब सी थकावट महसूस हो रही थी इसलिए। और सर्दियाँ खत्म हो चुकी हैं, आपको बस में सर्दी लगती रहती है, और मुझे भूख लग रही है। वो अब काफी नॉर्मल लग रही थी, वरना नींद में जाने से पहले वो अजीब तरह की हरकतें कर रही थी। कभी इसका हाथ थाम लेती, कभी इसके शर्ट के बटन के साथ छेड़खानी शुरू कर देती। इधर वारद ने इसकी सोने की नीयत के हवाले से बात करना छोड़ दी थी, लेकिन वो सोई नहीं थी, बल्कि यूं ही जागती कमरे में अंधेरे में निगाहें घुमाने लगी। वारद कितनी ही देर इसके बालों में उंगलियां हल्की हल्की उंगलियां चलाता रहा। वो काफी देर के बाद नींद में उतरी थी। साफ लग रहा था कि वो टेंशन का शिकार है, लेकिन इस वक्त वो काफी फ्रेश लग रही थी। वो उठकर इसके साथ ही खड़ा हुआ जब दरवाजे पर दस्तक हुई। आप देखें कौन है दरवाजे पर, इसने वारद की तरफ देखते हुए कहा, तो वारद ने नफी में सर हिलाया था। अदू होगी, और कौन होगा इस वक्त, उठाकर लाता हूँ इसे, आज हम खाना रूम में ही खा लेंगे। वैसे रिलैक्स करने के लिए बोला तो जिन्नत मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती दरवाजे तक आई थी। यकीनन काका ही होगी। वो इस वक्त आदिया को वारद के हवाले करती थी, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने मुजावर को देखकर से हैरानगी हुई थी। यकीनन इसके यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी। इसके चेहरे की हालत देखते हुए मुजावर ने आहिस्ता से दरवाजे पर हाथ रखे दरवाजे को खोलकर अंदर कदम रखे थे, और पीछे अंदाज में दरवाजे को बंद करता आकर वारद के साथ बेड पर बैठ गया था। मैं बहुत डैश इंसान हूँ। मैं जब बात करता हूँ तब मेरे लहजे में बदतमीजी खुद ब खुद उतर आती है, इसलिए सब कहते हैं कि मैं एक बदतमीज इंसान हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा भाई बनना चाहता हूँ। हाँ मुझे पता है तुम्हें हम लोगों से बहुत शिकवे हैं, बहुत शिकायतें हैं, लेकिन जब तुम घर से गायब हुई तो मैं 5 साल का था। मेरी मामा को दुनिया से गए 3 महीने हो चुके थे। मुझे अपनी मामा के बगैर नींद नहीं आती थी, इसलिए रोना मेरा फेवरेट काम था। जानता हूँ मैं एक 3 माह की बच्ची को यकीन 5 साल के बच्चे से कहीं ज़्यादा माँ की ज़रूरत होगी, इसलिए तुम्हारा काम मुझसे बड़ा है। मैं तो फिर भी रो धोकर लाड से अपनी बात मनवा लेता था। तुम्हें तो वो भी सब कुछ करना भी नहीं आता था। तुम्हारे लिए आया रखी गई जो तुम्हें यहाँ से ले गई। मुझे कौन सी उम्र में ये बात समझाई गई कि मेरी बहन घर से गायब है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैंने बड़े अब्बा के साथ हर इस जगह तुम्हें ढूंढने की कोशिश की है जहाँ तुम्हारे मिलने की उम्मीद थी। तुम 23 साल से गायब हो, तो मैंने 23 साल तक तुम्हें ढूंढा है। मुझे रिश्तों की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी किसी के रिश्ते के करीब नहीं रहा, और ना ही मुझे रिश्तों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। हाँ लेकिन मुझे अपनी बहन की ज़रूरत है। मुझे अपनी बहन से मजबूत तलक जोड़ना है, इतना मजबूत तलक कि वो मुझ पर एतबार करने लगे। मुझे आपसे कोई गिला नहीं मुजावर का, मैं जानती हूँ जब मैं अगवा हुई तब आप भी किसी चीज़ की समझ नहीं रखते थे, इसलिए मैंने आपसे कोई गिला नहीं किया। ना पहले कभी किया है ना आप करूँगी। मुझे आपसे कोई गिला या शिकवा शिकायत नहीं है। आप मेरे हर इल्ज़ाम से बरी इल्ज़ाम हैं। मैंने आपको तो कुछ भी नहीं कहा। वो यूं ही दरवाजे के करीब खड़ी से देखते हुए बोली, तो इसने एक नज़र वारद को देखा था। हाँ तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन यकीनन मैं तुम्हारे हर इल्ज़ाम से बरी हूँ, लेकिन मैं सुकून भी तो चाहता हूँ। नज़ीरत मुझे मेरी बहन चाहिए, जिसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की है मैंने, लेकिन खुदा को मंजूर ही नहीं था, तो मैं ढूंढने में कामयाब नहीं हो सका।
कोई बात नहीं, जो मेरे नसीब में लिखा था वो तो होना ही था ना। मुझे आपसे शिकवा नहीं, मुझे सिर्फ इस इंसान से शिकायत है जो अपने आप को मेरा दादा कहता है, जिसने मुझे घर की औरतों के हवाले करने के बजाय एक आया के हवाले कर दिया और फिर मेरे किडनैप होने के बाद 23 साल तक मुझे ढूंढ नहीं सका। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं थी। मैं हमेशा आपके लिए दुआ करूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ दुआओं की नहीं दुआ लेकिन मुझे सिर्फ दुआएं नहीं चाहिए ज़ीनत, मुझे मेरी बहन भी चाहिए। मुझे ये घर छोड़कर मैं ये घर छोड़कर हरगिज़ नहीं जा रही। मैं वहाँ हूँ जहाँ मेरा शौहर है और जैसे इसकी परेशानी दूर करना चाहती थी। मुझे तुम्हारे शौहर से, तुम्हारे किसी खानदान के फ़र्द से कोई मतलब नहीं। आशा है मुझे मेरी बहन चाहिए। तुम सबसे शिकवे हैं, शिकायतें हैं, करो शिकायतें, रहो दिखाओ सबको सद मेहरी, लेकिन मुझे मेरी बहन वापस कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारा भाई लुटाने आया हूँ। मुझे अपनी बहन से बिछड़े 23 साल हो चुके हैं। मुझे मेरी बहन वापस करो। वो अचानक इसके सामने आकर रुकता तेज लहजे में बोला था। इसका लहजा हमेशा की तरह काफ़ी तेज था। जिन इसके अंदाज पर कदम पीछे हटती थी, जबकि वो अचानक ही इसे बाजू से थाम कर अपने सीने में छुपा गया था। मुजावर सख्ती से इसे अपने सीने से लगाए हुए था, जबकि वह चाहकर भी अपना आप छुड़वाने में कामयाब नहीं हो पाई तो इसकी गीत अपनी बाहों का हिसार बना गई थी। मेरा कोई कसूर नहीं है आयशाए, मैंने कुछ नहीं किया था। मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं तो कुछ जानता भी नहीं था। मुझसे मुझसे तुम्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं नहीं मुझे तुमसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा वाहिद रिश्ता जो मेरे पास खून का। मैंने तुम्हें ढूँढने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सका। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, तुम्हारी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, कसम से नहीं हो रही। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। देखो मैं नहीं जानता मेरा कसूर कहाँ है, हालाँकि अगर तुम कहोगी तो मैं तुमसे माफ़ी ज़रूर माँगूँगा। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ और मैं तुम्हारे साथ नहीं था। अल्लाह ने मुझे तुम्हारा मुहाफ़िज़ बनाया, लेकिन मैं तुम्हारी हिफाज़त नहीं कर सका। इस बात का अफ़सोस है मुझे, बहुत अफ़सोस है मुझे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे आपसे कोई भी शिकायत, कोई शिकवा नहीं है मुजावरा का। आप प्लीज़ इस तरह से माफ़ी ना माँगें, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। वो यूँ ही इसके सीने से लगी हुई बोली थी, जबकि वारिद फ्रेश होकर बाहर निकलता वहीं से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। शायद इन दोनों बहन भाइयों को एक-दूसरे के साथ वक़्त गुज़ारने की ज़रूरत थी। नहीं, मुझे तुमसे माफ़ी माँगनी है। मैंने बहुत गलत किया आशाएँ, बहुत गलत किया। मुझे कम से कम तुम्हें अलग से ढूँढने की कोशिश करनी चाहिए थी। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि तुम इस तरह की कंडीशन में होगी, तो शायद मैं सिर्फ़ मेरे अब्बा पर डिपेंडेंट नहीं रहता। मैं खुद से भी ज़रूर कोशिश करता। मैंने गलत किया, जो होना था सो हो गया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, वो सब कुछ मेरे नसीब में लिखा था। अगर वो अगवा मुझे ना भी लेकर जाती तो भी मेरे साथ ये सब कुछ होना ही था। मैं किसी और तरीके से वहाँ पहुँच जाती। मैं किस्मत के लिखे पर यकीन करती हूँ मुजावश का, इसलिए अब आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। मुझे आपसे कोई भी शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं है। मैं यहीं हूँ आपके पास, हमेशा आपकी आँखों के सामने। वो मुस्कुराकर इसका चेहरा देखते हुए बोले, मुजावर ने नरमी से इसके माथे पर अपने रब रखे थे। एक बात तो बताओ छोटी, अगर तुम किस्मत के लिखे पर यकीन रखती हो, तो तुम्हें बड़े अब्बा गलत क्यों लग रहे हैं? उन्होंने भी तो तुम्हें ढूँढने की हर मुमकिन कोशिश की थी। तुम ये भी मानती हो कि इन्हें तुम्हारे साथ वो हादसा पेश ना आता तो कुछ और हो जाता। तुम्हारी ज़िंदगी में आज़माइश लिखी थी, तुम्हें ज़रूर मिलती। तो फिर इस बात पे यकीन क्यों नहीं रखती कि बड़े अब्बा ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया? उन्होंने तुम्हें ढूँढने की हर मुमकिन कोशिश की है। मैं बड़े अब्बा से इसलिए नाराज़ नहीं हूँ कि वो मुझे ढूँढ नहीं पाए। मुजावरा का मुझे अफ़सोस है, इतनी बड़ी हवेली, इतनी दौलत जायदाद, रुतबा स्टेटस होने के बावजूद भी इन्हें अपनी पोती नहीं मिल सकी। बल्कि मुझे इन पर अफ़सोस है कि वो एक दोगले इंसान हैं। और इनका अपना खून अगर कोठे से होकर आ जाए तो भी पाक है, क्योंकि वो इनका खून है। और अगर कोई और बुरी हालत में कोठे तक पहुंचा है, इसे अगवा किया गया है या फिर इसको मजबूर किया गया है इस काम को करने के लिए, तो वो गंदा है, नापाक है। मैंने इनकी आंखों में अपने लिए बेतहाशा नफरत देखी है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं कोठे से आई हूँ। वो जान गए थे कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे मुंह पर कहा कि वो कोठे का गंद अपनी हवेली में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो मेरे बच्चे को मारने की बात कर रहे थे। आप कहते हैं कि वो बेकसूर है? ये जो इनका दोगला रूप है ना, मुझे इससे नफरत है। ये रूप मेरे दिल में कभी भी इनके लिए गुंजाइश पैदा नहीं होने देगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो इंसान मेरे लिए भी इज्जत के लायक नहीं हो सकता। मैंने इन्हें सब कुछ बताया, इनकी पोती के साथ कितना गलत हुआ, कितने बुरे तरीके से वो कोठे पर पहुंची, लेकिन फिर भी वो मुझे पोती तो क्या बहू के रूप में भी कबूल करने को तैयार नहीं थे। इन्हें अपनी पोते की बीवी के रूप में मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं खुद से आई हूँ, मैं नापाक थी इनकी नज़र में। अब जब इन्हें ये पता चला कि मैं इनकी पोती हूँ, तो मैं पाक कैसे हो गई? मैं अब भी नापाक हूँ और मैं नापाक ही रहना चाहती हूँ। मुझे इनसे कोई भी तलक नहीं रखना। और अगर आप इनके बारे में बात करेंगे तो फिर मुझे आपके बारे में भी सोचना पड़ेगा। वो पीछे खोटते बोले तो मुजावर ने फ़ौरन अपनी में सर हिलाया था। नहीं नहीं, प्लीज़ नहीं, मेरे लिए कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की ज़रूरत नहीं। चलो बाहर चलकर कुछ खाते हैं, बहुत भूख लग रही है मुझे। तुम्हारा शोहर तो ठूस भी चुका होगा, भूख का काफ़ी कच्चा है। वह नरमी से इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला था। ओ हेलो, खबरदार मेरे शोहर के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं। भाई बन गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे तो मैं बर्दाश्त कर जाऊँगी इनके बारे में। मैं कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा। वो फ़ौरन उँगली उठाकर से वान करने लगी थी। अल्लाह, दुनिया में ऐसी बीवियाँ भी पाई जाती है। थोड़ी सी ऐसी वाली बीवी मेरी बीवी के अंदर भी जगा दो ना यार। पूरी दुनिया के सामने बैठकर मेरी बुराइयाँ करती है। अपनी भाभी को कहती है कि मैं इसकी एक धार से डरता हूँ। आसिर भाभी मुझे मशवरे दे रही थी कि मैं मर्द बनूँ।
मेरा डरना बनता नहीं है। अभी तो सिर्फ इतनी बात पता चल रही है, न जाने मुझे इस जहां में किस तरह से बदनाम करके रखा होगा तुम्हारी भाभी ने। पर जिंदगी में पहली दफा अपना इतना बड़ा काम किसी को सुना रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये दुख इसने अपने भाइयों को बता दिया तो वो अगले 40 साल तक इसका मजाक बनाते रहेंगे। क्या रूहा ने ऐसा किया? बहुत गलत किया। और आपको भी डरना नहीं चाहिए, रूहा काफी स्वीट सी है, बस ऊपर ऊपर से बनती है। आप सच में इसकी एक ढाल से डरते हैं? कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। दिखते तो 86 बॉडी बिल्डर है, शक्ल से भी काफी खड़ूस लगते हैं, लहजा तो है ही एकदम डॉल जैसा, लेकिन फिर भी मुझे लगा नहीं था कि आप डरते होंगे। मैं तो आपको इस घर का विलन बनाकर बैठी हुई थी, जो किसी से नहीं डरता, हर किसी को गुस्से से घूर कर जवाब देता है जैसे अभी खा जाएगा। और आपकी बीवी से डरते हैं? वो एक ही साथ में बोलती चली गई थी, जबकि मुजावर तो इसकी बातें सुनकर बस हैरान ही हो सकता था। जब अचानक ही रूहा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। खाना खाने का मूड है या आज बहन भाई की बातें खत्म नहीं होंगी? वो मुस्कुराकर अंदर झांकते हुए बोलते, जीनत अचानक ही मुजावर के आगे आ गई थी। प्लीज रूहा, मेरे भाई को मत डांटना, वो बहुत मासूम है। मैं तो जानती ही नहीं थी कि तुम्हारी एक डार से डरते हैं। प्लीज इन्हें माफ कर दो, इन पर बिल्कुल सख्ती मत करना। हम खाना खाने के लिए आ ही रहे थे। चले अका, हम चलकर खाना खाते हैं। आप डरे मत, मैं हूं ना, मैं अपनी भाभी का मुकाबला कर लूंगी। प्लीज रूहा, इन्हें ऐसे मत करो, मुझे खौफ महसूस हो रहा है। मैं तो जानती भी नहीं थी कि तुम ऐसी हो, मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझती थी। चले बाहर चलकर खाना खाते हैं। वो मुजावर का बाजुबा करते अपनी हंसी छुपाती इसे जबरदस्ती बाहर ले जाने लगी थी, जबकि वो अभी तक हैरत से इसका चेहरा देख रहा था। और जीनत के अंदाज पर रूहा हंस हंस कर लूटपूट हो रही थी। वो तो जानती भी नहीं थी कि इसका वो जरा सा मजाक इस तरह का रूप इख्तियार कर लेगा। इसने तो एक छोटा सा मजाक किया था, लेकिन वो तो जरा सा मजाक तो सचमुच में मजाक ही बन गया था। वैसे तो मैं मुजावर की ऐसी गलतियां माफ नहीं करती, लेकिन आप कह रही हैं इसलिए माफ कर रही हूँ। वो खिलखिलाकर कहती ने साथ बाहर लेकर गई थी, जबकि मुजावर इन्हें घूर कर रह गया था। जिन्नत, बेटा तुम ये खाओ, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनवाया है। खाना बेगम ने इसके सामने डिश करते हुए कहा था। मेरे लिए स्पेशल बनवाने की क्या जरूरत है, अम्मी, जो मिलता है मैं खा लेती हूँ। वो हल्की से मुस्कुराकर इन्हें जवाब देते दोबारा से अपने खाने की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। नहीं मेरा बच्चा, मैंने खुद तुम्हारे लिए ये बनवाया है। और बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है? कल सुबह खुद मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। वो जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान हो रही थी। मैं हर चीज़ खा लेती हूँ, कोई खास चीज़ पसंद नहीं है अम्मी, मुझे जो मिलता है मैं खुशी खुशी खा लेती हूँ। आपको मेरे लिए कुछ भी स्पेशल बनाने की ज़रूरत नहीं। वो इन्हें जवाब देती दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। लगता है तुमने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया बेटा, जो भी हुआ इसके लिए मैं तुमसे माज़रत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ सख्त रवैया रखा, बदतमीज़ी की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी हर गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। और प्लीज़ अम्मी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिएगा। और प्लीज़ आप ये सब इस तरह हम सब और प्लीज़ आप ये इस तरह हम और प्लीज़ आप इस तरह से मुझे स्पेशल ट्रीट मत करें। मैं आपके लिए पहले जैसी ही हूँ। मुझे इस घर की बेटी होने का कोई ख़ास मकाम नहीं चाहिए। मैं किसी चीज़ का एडवेंचर एडवांटेज नहीं लेना चाहती। इस घर की बेटी होने से मेरी पहचान नहीं बदल जाएगी। मैं कोठे से ही आई हूँ और मेरी पहचान वही है जो कल तक थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो बदल नहीं सकता। इसलिए आप लोगों को भी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ये एहसास दिलाने की कि मैं इस घर की बेटी हूँ। मेरा शौहर मेरे साथ है, मेरा भाई मुझे मिल गया और किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं। आप लोग प्लीज़ मेरी वजह से किसी तरह की कोई परेशानी मत उठाएं। ऐसे कैसे बेटा, तुम हमारे घर की बेटी हो, हमारी अपनी हो। आपके घर की बेटी निकल आने से मेरी पहचान नहीं बदलेगी। तो प्लीज़ आप मुझे बहू ही समझें, मुझे नहीं बनना इस घर की बेटी। जो हूँ इसी में खुश हूँ। वो जैसे इन सब चीज़ों से उकता कर बोली, इन सब का बदला हुआ रवैया इसे अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोग फजूल में क्यों तंग कर रहे हैं इसे? ये लो तुम खाओ, मेरी फेवरेट डिश जो तुम्हारी भाभी ने भी मुझे कभी बनाकर नहीं खिलाई। इसे अपने हाथ का बनाया वाला मजावरी से अपने हाथ का बना वाला खिलाने लगा तो जिन्नत मुस्कुराई थी। कितनी अनमोल और पाकीज़ा ज़ात थी इसकी, जिसने लम्हे में इसे भाई से नवाज दिया था। बहुत मज़े की है रूहा, आपको खाए न बहुत मज़े की है रूहा, आपको खिलाए ना खिलाए मैं ज़रूर खिलाऊंगी। वो वादा करते हुए बोली थी, जबकि वो चारों ही आपस में बातों में मसरूफ़ हो गए थे। तो अमना बेगम को अपना आप वहाँ बेमैनी सा लगा था। भाई खाना खाकर फ़ौरन से बाहर की लाइटिंग करवानी है, कल से रस्म शुरू होने जाएंगी। वारत ने इसे मसरूफ़ से अंदाज में बताया तो मुजावर ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। घर में शादी थी और वो भी घर के 4 ही लोगों की, कितनी मज़े की बात थी। हद है, अपनी शादी पर नौकरों की तरह काम करो, यही ज़िंदगी रह गई है मेरी। और बीबी दरवाज़ा खोलो, तुम्हारा जोड़ा आया है। मोमर दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोला तो इससे पहले कि नायरा इसे मना करती, काका ने भागकर दरवाज़ा खोल दिया था। हद नहीं होगी, तारीख के दिन कौन नया जोड़ा पहनता है? मैं तो नहीं पहन रहा, और ना ही मैंने कभी सुना है कि किसी ने अपनी तारीख वाले दिन नया जोड़ा पहना हो। वो बेड पर कपड़े फेंकते हुए बोला था, जबकि नायरा की हैरत से इसे देख रही थी। क्या मतलब, तारीख वाले दिन नए कपड़े नहीं पहनते? पुराने कपड़ों में तारीख की रस्म होती है क्या? काका परेशानी से अपने भाई को देखते हुए पूछने लगी थी। तो इसने एक चोर नजर बेड पर बैठी नायरा को देखा था, लेकिन फिर इग्नोर कर गया। वो नाराज जो था इससे। अरे यार, मैंने तो सुना था कि तारीख वाले दिन अगर लड़की नया जोड़ा पहने तो इसे रूप नहीं आता शादी पर, लेकिन हमारे घर वालों ने तो अलग अलग रस्में ही बनाई हुई हैं। अब मेरे लिए भी नया जोड़ा लेकर आए हैं, लेकिन मैंने तो साफ इनकार कर दिया। भाई, मैं अपना दूल्हा का रूप खराब थोड़ी ना करूंगा। मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं कोई नया जोड़ा नहीं पहन रहा। खैर, ये तुम लोगों के जोड़े हैं, अपनी तैयारी कर लेना।
वो कहते हुए इसे देखे बगैर कमरे से बाहर निकल गया था। मतलब साफ था, वो इसे भरपूर नाराजगी का इजहार कर रहा था। नायरा ने हैरत से बड़ा जोड़ा देखा था। मैं अपनी दुल्हन के रूप पर रिस्क नहीं ले रही। यार मैंने जिंदगी में एक दफा दुल्हन बनना है। अगर हर फंक्शन पर नए जोड़े पहनूंगी तो दुल्हन का रूप नहीं आएगा। ये बात सच है। ज्यादा तैयारी से दुल्हन का रूप मन पड़ जाता है। मैं तो नहीं पहन रही नया जोड़ा। तुमने पहनना है तो पहनो। नायरा ने जोड़े पर दूसरी निगाह ना डालते हुए अपनी अलमारी से कोई और जोड़ा निकालना चाहा था, जिस पर काका ने भी फौरन हाँ में सर हिलाया था। वो भी क्यों पहने? नया जोड़े से भी तो दुल्हन बनकर प्यारा लगना था। आशी यार कब तक यूं ही नाराज रहोगे? अब ये नाराजगी खत्म करो। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कम से कम मेरी बात को तो समझो। तुम्हारी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, में चलना होगा मेरे साथ। वो हर रोज की तरह आज भी इसे मिलने के लिए आया था। इसकी छुट्टियां मुकम्मल हो चुकी थी। अगला मिशन स्टार्ट हो रहा था। वो 18 दिन से इसके घर के चक्कर काट रहा था, लेकिन आशी इसकी बात समझना तो दूर सुनने की भी रवादार नहीं थी। वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। इस वक्त भी उसका कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था। वो अंदर कमरे को बंद किए हुए बैठी थी। तयमी परेशान थी। दादी से समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन वो किसी भी हाल में अपनी से छोड़ने को तैयार नहीं थी। और जब से इसे ये पता चला था कि इसके घर वाले सारे और जब से इसे ये पता चला था कि इसके घर वाले सारी बात जानते हैं कि अखराज आदमी में है, फिर भी इसे छुपा कर रखा था। इसने सबसे ही बात करचीत करना बंद कर दी थी। दादी ने बड़ी मुश्किल से इसे समझाया था कि वो सब इसकी भलाई चाहते थे, इसकी बेहतरी के लिए उन्होंने ये रिश्ता किया था, लेकिन वो किसी को भी समझने को तैयार नहीं थी। वो सबसे नाराज थी। दादी इन दिनों बहुत बीमार रहती थी। वो चाहकर भी इनके साथ अपने लहजे को सख्त नहीं रख पाई थी और न ही अपनी नाराजगी कायम रख पाई थी। इसने 3 दिन तक खाना भी छोड़कर रखा था, लेकिन दादी ने समझाने पर कि इसके पेट में एक और जान पल रही है, वो खाना खाने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि वो अपनी वजह से अपनी औलाद को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकती थी। बेशक इस इंसान ने इसे धोखा दिया था, लेकिन इसकी औलाद इसे जान से ज्यादा अजीज थी। हर रोज की तरह वो आज भी दरवाजा खटखटा कर थक कर वापस जाने लगा था। आशी ना तो अपनी जिद छोड़ रही थी और ना ही इसके सामने आ रही थी। आशी की बेतबारी से बुरी तरह से झंझोड़ रही थी। वो चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा था। आशी इस वक्त से वो कर रही थी जो इसे बेहतर लग रहा था। तुम फिक्र मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम भी इसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वक्त लगेगा लेकिन वो समझ जाएगी। हमें लगा था तुमने अब तक आशी को बता दिया होगा, लेकिन तुमने ये बात लंबे वक्त तक छुपाई है। अब इस चीज से निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा ना। तायाबू ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसे समझाना चाहा था। मैं इसे मना लूंगा ताया जी, वो एक दफा मेरे सामने तो आए। वो इसलिए मेरे सामने नहीं आ रही क्योंकि वो जानती है अगर वो मेरे सामने आई तो मैं इसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। खैर आप लोग इसका ख्याल रखिएगा और ये कुछ पैसे आप रख ले। अरे बेटा इसकी ज़रूरत नहीं, वो हमारी भी बेटी है। तुम नहीं तायाबू, मैं जानता हूँ आप लोगों को इसका एहसास है। ये पैसे मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। इसकी कंडीशन में इसका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। आप लोगों का नहीं, मैं इसके पास नहीं रह सकता क्योंकि लेकिन आप लोग अगर मेरे लिए ये कर दे तो आप लोगों का एहसान होगा। वो कहते हुए गेट से बाहर निकल गया था। तैयबा ने अपने हाथों में इतने सारे नोट देखते हुए अपना फैसले पर फख्र महसूस किया था, लेकिन आशी भी अपनी जगह सही थी। वो इसे गलत भी नहीं कह सकते थे। तैयार हो गई तुम लोग, जल्दी चलो। बस अब तुम दोनों की ही रस्म करनी है। वो कमरे के अंदर दाखिल हुई तो दोनों को घर के सादा से लिबास में बैठे देखा था। कोई मेकअप नहीं, कोई तैयारी नहीं। ये तो कल उन्होंने खुद ही कहा था कि पार्लर वाली को मत बुलाना, सिर्फ दिन डले रहे हैं, तो वो ज़्यादा तैयारी नहीं करेंगी, खुद ही अपनी हल्की बुल्की तैयारी कर देंगी। लेकिन अब इतने पुराने लिबास में बैठे देखकर माँ बेगम का तो दिमाग ही घूम कर रह गया था। जी माँ बेगम हम तैयार हैं, चले। नारा ने फ़ौरन आगे बढ़ते हुए कहा था, लड़की कहाँ से तैयार हो तुम? ये कौन सा बाबा आदम के ज़माने के कपड़े पहन कर रखे हैं तुमने? मैंने तुम्हें तकरीबन 6-7 महीनों से इस लिबास में नहीं देखा। कहाँ से निकाले हैं इतने पुराने कपड़े? और काका तुमने ये क्या किया? क्या हालत बना कर रखी है तुम दोनों ने? अपनी जरा सी तैयारी नहीं की। हल्का फुल्का मेकअप कर देती। मैंने जोड़े भेजे थे, वो पहनने थे। बाहर तुम्हें बिठाया जाएगा, गोद में शगुन में सब कुछ डाला जाएगा। गांव के सारे लोग इनवाइटेड हैं। बड़ी बड़ी औरतें आकर रस्म करेंगी और तुम लोग, ये क्या तमाशा है? माँ बेगम ने हैरत से देखते हुए कहा था। माँ बेगम हमने रूप रखा है, दुल्हन बनकर प्यारा भी तो लगना है ना, इसीलिए हमने पुराने कपड़े, बल्कि बहुत पुराने कपड़े निकाल कर पहने हैं। और वैसे भी ये रस्म होती है, तारीख वाले दिन नए कपड़े नहीं पहने जाते। अगर पहन ले तो दुल्हन को रूप नहीं आता। और वैसे भी अगर हमारे दुल्हन ने नए कपड़े नहीं पहने तो हम क्यों पहने? अब वो दुल्हे बनकर हमसे प्यारे लगेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हमें प्यारा दिखना है। चले हम तैयार हैं, वक्त नहीं है। उन्होंने कहा था कि रस्म 2 बजे से पहले करनी है और 2 बजने में से 20 मिनट बाकी हैं। चले चले चलते हैं। बन के दाएं बाएं आती इनके साथ जबरदस्ती बाहर निकल चुकी थी, जबकि माँ बेगम की तो हालत खराब हो रही थी। ये लड़कियां क्या कर रही थी? लाओ दुल्हन आ गई, बिठाओ इन्हें। बड़े अब्बा बड़ी मुश्किल से आज चलकर बाहर आए थे। इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो कुछ दिनों से काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे, लेकिन आज अपनी पोतियों की रस्म के लिए वो बाहर आ गए थे। लेकिन अपने दोनों पोतियों को ऐसी हालत में देखकर वो परेशानी से अपनी बड़ी बहू का चेहरा देखने लगे। कह रही हैं तारीख पर नए कपड़े नहीं पहनेंगी, शादी पर रूप नहीं आएगा। शादी पर खूबसूरत दिखने के लिए आज की रस्म पर पुराने कपड़े पहनकर बाहर निकली हैं, बल्कि पुराने भी नहीं, बहुत पुराने। माँ बेगम ने काफ़ी ऊंची आवाज़ में बताया था ताकि सब मेहमान भी वजह जान लें कि दुल्हन पुराने कपड़ों में क्यों है। हाय अल्लाह, ये क्या बात हो गई? तारीख वाले दिन पुराने कपड़े पहन लिए। आमना बेगम ने परेशानी से कहा था, जबकि वह दोनों ने इग्नोर करती सामने सोफे पर आकर बैठी थी। जब यरमान और मोमरश को भी इसके साथ ही बैठने के लिए कहा गया था, लेकिन ये क्या, यरमान तो सफेद रंग के न्यू सूट में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था, जबकि अपने करीब बैठे मोमरश को देखते हुए तो नायरा की आंखें ही खुल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज ही दूल्हा बनकर आया है।
अक्का आपने नए कपड़े पहने हैं, आप दुल्हा बनेंगे तो रूप कैसे आएगा? हमें तो कह रहे थे कि तारीफ वाले दिन कोई नए कपड़े नहीं पहनता। काका ने काफ़ी ऊँची आवाज़ में कहा था जब किसी बात सुनता मोमेश अपना कहकर रोक नहीं पाया था। मैं तो मज़ाक कर रहा था, मुझे क्या पता तुम लोग सीरियस हो जाओगी। अपनी शादी में कौन नए कपड़े नहीं पहनता? मैं तो बस अभी मेल सिलोन से होकर आया हूँ। मेरी शादी है, मैं तो हर फंक्शन में ऐसे ही तैयार रहूँगा। मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि तुम लोग ये पुराने कपड़े पहनोगी, वरना मैं भी कोई पुराने ही कपड़े पहन लेता। कितना अजीब लग रहा है, मैं कैसे सूट में हूँ और तुम कैसे? ऐसे कपड़े तो तुमने कभी मुलाज़िमों को भी नहीं दिए होंगे। काका को अपने करीब से अरमान की आवाज़ सुनाई दी थी, जबकि सामने कैमरे वाला दरअसल तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ था। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी मोम रशा, आपने मेरे साथ बहुत ज़ुल्म किया है, ये दिन मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूँगी। गुनाह मिलेगा आपको, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा और आपको जन्नत में 70 होने भी नहीं देगा। काका बस रो देने को थी। क्यों नहीं देंगे अल्लाह जी? रात को उठ कर तहज्जुद पढ़ता हूँ, 70 होने तो मुझे मिलेंगी। वो अभी बोल ही रहा था जब से अपने बाजू पर नायरा के नाखूनों की सख्त चुभन महसूस हुई। वो चीख कर रह गया था। होने चाहिए मोम रशा, बस थोड़ा सब्र कर जाओ। वो 70 होने चाहिए मोम रशा, बस थोड़ा-सा सब्र कर जाओ। वो गुस्से से घूर कर बोली, मतलब रस्म हो जाए तो इसकी शामत आने वाली थी। आशी थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल से होकर आई थी। डॉक्टर ने कहा था कि टेंशन की वजह से इसके बच्चे पर बुरा असर पड़ रहा है और ये बात तो सच थी कि वो मुसलसल अखराज के बारे में सोच-सोच कर परेशान हो रही थी। अखराज ने जिस तरह से इसे धोखा दिया था, वो सारी बातें इसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। वो इन चीज़ों को बुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करे और सबसे घर वालों ने इसे अलग से परेशान कर रखा था। सब बारी-बारी आकर इसे समझाते थे कि शौहर का घर ही असल घर है, इसे वापस लौट जाना चाहिए। आज वो मनाने के लिए आ रहा है, कल अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया तो मर्द कितना ही मोहब्बत करने वाला क्यों ना हो, एक दफ़ा अगर वो औरत से मुँह फेले तो फिर कभी लौटकर इसके पास नहीं आता और ये सारी बातें इसे मज़ीद टेंशन में मुब्तला कर रही थी, जिसकी वजह से इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तैयम्मा इसे हर हफ़्ते अस्पताल लाज़मी लेकर जाती थी। इसे अच्छा नहीं लगता था, इसकी वजह से तैय्याब को काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा था, क्योंकि तैयम्मी इसे बहुत महँगे अस्पताल लेकर जा रही थी। वो जानती थी तैय्याब और चाचा की माली हैसियत ऐसी नहीं कि वो इसके महँगे खर्चे पूरे कर पाए और वहाँ खारिया में तो अखराज इसे वहाँ के सबसे बेहतरीन अस्पताल में लेकर जाता था। यही वजह थी कि इसे रोज़-रोज़ अस्पताल जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो कमरे में बैठी यही सब सोच रही थी जब दादी कमरे में आई। आजकल इनकी तबीयत खराब रहती थी, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन इसकी खातिर वो यहाँ तक चल कर आई, तो वो फ़ौरन अपनी जगह से उठती ने सहारा देते हुए बेड पर बिठाने लगी थी। आप क्यों आई दादी? मुझे बुला लेती, मैं खुद आ जाती आपके कमरे में। हम हमें ज़हमत की आपने। मैं इनके पास ही बैठते हुए इन्हें समझाने लगी थी। तू डॉक्टर के पास गई थी ना, तो सोचा पूछ लेती हूँ तुझसे, ये डॉक्टर ने क्या कहता है, इसीलिए आई हूँ। बता क्या कहा डॉक्टर ने? बच्चा ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं? दादी के लहजे में फ़िक्रमंदी थी। ठीक है बच्चा, बस थोड़ी सी तबीयत अप डाउन रहती है, इसकी वजह से डॉक्टर कहती है एहतियात करो। फ़िक्र ना करे, आपसे एहतियात करूँगी मैं। वो इनके चेहरे पर अपने लिए परेशानी देखते हुए बोली थी। हाँ ख्याल रख, जिम्मेदारी है तेरी, आखिर को तेरे शौहर की औलाद है, हम जवाबदेह हैं इसके। अगर इसे कुछ हो गया तो कहाँ से पूरा करके देंगे इसे? ये बातें तो नहीं समझती मेरी बच्ची, इनकी ज़रा सा सी बातों में बहुत कुछ छुपा होता है। इनकी बातों पर इसके चेहरे पर जो रंग आए थे, इसका मतलब समझते हुए दादी ने फ़ौरन से समझाना चाहा था। दादी ये मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है, मैं इसे पैदा करूँगी। आप किसी के सामने क्यों जवाबदेह होंगी? और आप लोग क्यों नहीं समझते? इस इंसान ने धोखा दिया है मुझे धोखे में रखा है इसने। धोखा क्या धोखा दिया है इसने? तुझे तेरे निकाह में रहते हुए किसी और औरत के साथ चक्कर चलाया है? बाहर कहीं बच्चे पैदा कर रखे हैं इसने या कहीं निकाह करके रखा है? मर्द का धोखा से बेवफाई होती है आशी। इसने तुझे नहीं बताया कुछ भी, क्योंकि वह तुझे खोने से डरता था कहीं इसकी आशी से दूर ना हो जाए। अब क्या करे वो इंसान जिसके दिल में अचानक मोहब्बत आ जाए? हो गई इसे तुझसे मोहब्बत। अब ये जानकर किससे मोहब्बत नहीं हुई थी कि तुझे आर्मी वाले पसंद नहीं होंगे। वो तो पहले से ही फौज में था, रिश्ता लेकर आया था इसका भाई यहाँ। हमने साफ-साफ कह दिया कि तू आर्मी वाले से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन इसके भाई ने कहा कि वो मोहब्बत करता है तुझसे। बेशक रिश्ते बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाले नहीं मिलते। तेरे ताया चाचा ने बस यही सोचा कि वो मोहब्बत करने वाला इंसान है और फिर तेरी ज़िद हम सबको ही बेमनी और बेफजूल लगती है, इसीलिए तेरी ज़िंदगी का फैसला किया जो तेरे लिए बेहतर था। अब तू कुछ भी कहे, अखराज से बेहतर तेरी ज़िंदगी का साथी और कोई भी नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई तुझे इतना प्यार नहीं दे सकता जितना वो इंसान तुझसे करता है। परसों सुबह रिश्ते वाली आई थी, ज़ारा के रिश्ते के लिए तस्वीरें दिखा रही थी, तो कहने लगी आशी को तलाक तो नहीं हो गई जो महीने से यहाँ बैठी हुई है। इनकी बात सुनकर वो बेसाख्ता निगाहें उठाकर इन्हें देखने लगी थी। मैंने कहा कैसे बातें कर रही हो, ऐसे तो कुछ भी नहीं, अल्लाह का बड़ा करम है, शौहर काम के सिलसिले में दूसरे शहर किया है, इसलिए इसे यहाँ छोड़कर गया है। आगे से कहती है खुदा का शुक्र है, वरना तलाक याफ्ता लड़कियों के घरों में रिश्ते मुश्किल से होते हैं। आशी को वो अपना घर बसा कर रखे, ये ना हो सारा और सारा कहीं लगती रह जाए। मेरी बात का कोई गलत मतलब मत निकालना आशी, लेकिन अगर तू अपने और अखराज के रिश्ते को किसी गलत राह पर लेकर जाना चाहती है तो याद रखना, जिन चाचा और ताया ने तुझे सारी ज़िंदगी पाला है, इनकी भी जवान बेटियां हैं और फिर बेटियां तो सारी ज़िंदगी समझौता कर लेती हैं। तेरा तो शौहर दीवानों की तरह चाहता है तुझे, रोज़ तेरे दरवाजे पर आकर घटनू बैठा रहता है तेरी एक झलक देखने के लिए। अपनी ज़िद में अपना रिश्ता ख़राब ना कर आशी, मोहब्बत करने वाले रोज़-रोज़ नहीं मिलते। दादी अपनी बात मुकम्मल करती उठी तो इसने इन्हें रोका नहीं था। शावीर बेटा, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम हमारे बुलाने पर यहाँ आए। यकीन करो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बड़े अब्बा खुद इसे दरवाजे तक रिसीव करने के लिए गए थे। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से बुलाया था अंकल जी,
पूछी हम कैसे नहीं आते। असी ने बेहद नरमी से जवाब दिया था, अंकल नहीं बेटा, मैं तुम्हारे अंकल नहीं दादा लगता हूँ। मैं शाबिर का दादा हूँ और तुम शाबिर की बीबी, इसलिए से मेरा रिश्ता तुमसे दादा पोती का है। सब लोग मुझे बड़े अब्बा कहकर बुलाते हैं, तुम भी पुकारो, मुझे खुशी होगी। और बेहद नरमी से इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले थे। वो मुस्कुरा दी थी। क्यों नहीं बड़े अब्बा, अगर आप सब बड़े अब्बा कहते हैं तो मैं भी, क्यों नहीं बड़े अब्बा, अगर सब आपको बड़ा अब्बा कहते हैं तो फिर आप मेरे भी तो बड़े अब्बा ही हैं। नायरा और काका लोग किधर हैं? वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, इसीलिए वो जल्द से जल्द अंदर जाना चाहती थी। हाँ बेटा, सब लोग अंदर ही हैं। रूहा काका, नायरा, नूरम, रिदा, सब लोग अंदर ही हैं। तुम यहाँ से अंदर चली जाओ। बड़े अब्बा ने इसे रास्ता दिखाया था, हालांकि वो पहले भी जा चुकी थी, लेकिन पहले गेस्ट रूम से अंदर गई थी। वो इनके दिखाए हुए रास्ते पर फौरन ही अंदर की तरफ चली गई थी, जबकि शाबिर वहीं गेस्ट रूम में ही बैठ गया था। बड़े अब्बा अंदर जाने के बजाय इसके पास ही बैठ गए थे। मेरे ख्याल में आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, अंदर रस्म हो रही है, आपको रस्म एंजॉय करनी चाहिए, वहाँ सबको आपकी ज़रूरत होगी। इनके इस तरह से अपने करीब बैठने पर वो फ़ौरन बोला था, और तो की रस्म है बेटा, वो कर रही हैं, हमने दिन डालने हैं, दिन डालकर दवाई हैर कर चुके हैं, और किसी को अंदर मेरी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूँ। इनके लहजे में इसके लिए बेतहाशा मोहब्बत थी। लगता है आपको किसी ने बताया नहीं कि मुझे पर ये इमोशनल तीर नहीं चलते। मेरे लिए अब ये बातें कोई अहमियत नहीं रखती। आपने मेरे बाप को खुद से अलग कर दिया था। अगर आपके लिए अपनी औलाद प्यारी नहीं तो फिर मैं कैसे प्यारा हो सकता हूँ? इसने इसे खुद से अलग नहीं मैंने इसे खुद से अलग नहीं किया था शाबिर, वो खुद अलग हुआ था, क्योंकि मैं इसे रोकता था इसकी उल्टी सीधी हरकतों से। मैं इसे मना करता था कि बाहर की औरतों से ना मिलो। तुम्हारी माँ के साथ इसकी शादी हुई तो खुश था। तुम्हारी माँ के साथ शादी इसने अपनी पसंद से की थी। इसने खुद आकर अपने चाचा की बेटी का नाम लिया, तो मैंने एक लम्हा नहीं लगाया था कि तुम्हारी माँ का रिश्ता मांगने में धूमधाम से इसकी शादी हुई। लेकिन ना जाने कैसे बुरे लोगों के साथ उठते बैठते इसकी आदतें बुरी हो गई। मैं इसे शराब नोशी से रोकता था, इसे ऐसी बुरी जगहों पर जाने से मना करता था, तो वो मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगा। एक दिन आकर मेरे सामने खड़ा हुआ, मुझसे अपना हिस्सा मांगने लगा। मैंने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और तुम्हारी माँ को लेकर अलग हो गया। मैंने तुम्हारी माँ को रोका था कि वह सिकंदर के साथ ना जाए, लेकिन वो तुम्हारी माँ थी, वफा कूट कूट कर भरी थी इसमें। कहने लगी मेरी शादी सिकंदर से हुई तो मैं इस घर में क्यों रहूं, जब सिकंदर अपना हिस्सा लेकर अलग हो गया है। तो मैं नहीं जानता इसने तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ क्या क्या भरा है, लेकिन अलहदगी के बाद वो मुझसे कभी नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे और तुम्हारे बाप से मिलने के लिए, इसके लिए मेरा दिल तड़पता था। आखिर बाप था मैं इसका, लेकिन अजीब सी जिद थी, इसको कहता था मेरी शक्ल नहीं देखेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इस हवेली में इसका हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। वो कहता था कि इसकी माँ के नाम की ये हवेली है तो इसमें इसका हक है। बेशक इसका हक था, लेकिन मैं इसे सब कुछ बर्बाद नहीं करने दे सकता था। वो मेरे सामने मेरे बाप दादा की जागीर को तबाह कर रहा था, कभी तवाइफों पर तो कभी बाजारी औरतों पर लुटा रहा था। इसने अपना सब कुछ लुटा दिया। अगर वो हवेली भी बेच सकता तो बेच चुका होता, लेकिन जब मैंने वो हवेली इसके नाम की तो कागजात में ये लिखवा दिया कि वह खानदानी जागीर को बेच नहीं सकता। इस वक्त इसे सिर्फ और सिर्फ बाजारी औरतों से मतलब था। तुम्हारी माँ को निकाह में रखते हुए इसने शहर में एक दूसरी शादी कर ली, जिसमें इसकी एक बेटी भी हो गई। मैं जानता था और मैंने तुम्हारी माँ को बताया भी था, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत ज़र्फ वाली थी। कहने लगी मर्द हक रखता है दूसरी शादी का, अगर शादी कर भी ली है तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। खुदा का शुक्र है कि इसने औरत को खुद पर जायज़ कर लिया है। अब वो जो भी है जैसी भी है मेरे शोहर की बीवी है, मैं इसकी खानदानी बीवी हूँ और वो मेरी जगह किसी को नहीं दे सकता। लेकिन एक दिन वो अपनी 6 साल बेटी और दूसरी बीवी को लेकर तुम्हारी हवेली आ गया, क्योंकि इसने अपना शहर वाला घर भी बेच दिया था। अभी इस औरत को तुम्हारे घर रहते 3-4 दिन ही हुए थे जब हवेली की तुमने इसका कत्ल कर दिया। मुझे यही लगा कि इसकी दूसरी शादी की वजह से तुमने गुस्से में आकर इसका कत्ल किया है। असल वजह बाद में पता चली। मैंने हर मुमकिन कोशिश की जेल में तुमसे मिलने की, लेकिन तुमने वहाँ भी मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, और जेल से वापस आने के बाद तो तुम मुझसे नफरत करने लगे। मेरी शक्ल तक देखने के रवादार नहीं थे। मैं तुमसे मिलने के लिए जाता था तो तुम मिलने से इनकार कर देते थे। तुम्हारी कामयाबी से अखबारों और खबरों में सुनकर सीना चौड़ा हो जाता था। हर दफ़ा दिल चाहता तुमसे मिलूं, तुम्हें अपने सीने से लगाऊं, लेकिन तुमने कभी इतने करीब आने की इजाज़त ही नहीं दी। मुजावर की माँ जाती थी अपनी बहन से मिलने के लिए, आकर तुम्हारे बारे में बताती थी। फिर पता चला कि रूहा को मुजावर के नाम की अंगूठी पहना आई है। इस दिन बहुत खुशी हुई थी। फिर लगा ये रिश्ता तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर ये रिश्ता हो गया और रूहा तुम्हें यहाँ बुला लाई। लगता है तुम मेरी बातों से बोर हो रहे हो। इतनी लंबी बात का बस यही मतलब था। तुम्हारे दादा ने गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हें गलत लगता हूँ तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो और अपने घर वापस आ जाओ। वो इसके सामने हाथ जोड़े खड़े थे, जबकि वो काफ़ी देर तक कुछ ना बोला, तो उसके कंधे पर हाथ रखते वो बाहर निकल गए थे। कितना जुल्म किया है इन दोनों ने मिलकर नायरा और काका पर। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अब शादी पर सिर्फ दुल्हने ही हैं जिन्होंने पुराने कपड़े पहन कर रखे हैं, बाकी सब लोग कैसे सच धज कर आए हुए हैं। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीनों में एक साथ खड़ी थी जब रूहा भी असीर को लेकर इनके पास ही आ गई थी। हाँ ना, मजाक मस्ती अपनी जगह, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब देखो ना, वो दोनों दुल्हनों हैं, सिर्फ उन्होंने ही पुराने कपड़े पहन कर रखे हैं। कम से कम लड़की खुद ही अकल कर ले। वैसे तो दोनों ही बेवकूफ़ हैं। इनमें से ऐसी उम्मीद की
इनसे ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। थोड़ी ही देर बाद रिदा भी इनके पास आकर रुकी थी और इसका भी मौजूद एक गुफ्तगू काका और नायरा ही थी। चलो कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। कपड़े पुराने पहन लिए लेकिन बुरी तो नहीं लग रही ना। नूरम को बार-बार हर किसी का इन दोनों पर कमेंट करना अच्छा नहीं लगा था। बुरी लगे या अच्छी लगे लेकिन लोग बातें तो बना रहे हैं ना। हाथ नहीं होगी, थोड़ी सी तो अकल होनी चाहिए। चलो काका थोड़ी नादान है, नायरा ही अकल से काम ले लेती। हर वक्त नए कपड़ों की पड़ी रहती है और कपड़े पहन कर शादी में पुराने कपड़े पहनकर बैठ गई। रिदा ने फिर से कहा था कोई बात नहीं, अब जो होना था सो हो गया। नूरम ने नरमी से कहा था ऐसे कैसे कोई बात नहीं नूरम बीबी, बात तो है बल्कि बहुत बड़ी बात है। इज्जत बेइज्जती का मामला है, तुम्हें तो फर्क पड़ता नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे लिए ये बातें बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हम खानदानी लोगों के लिए ये बातें बहुत अहमियत रखती हैं। तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता, तुम तो मिराल को घर से भगाकर बरसम का बच्चा मरवा कर भी सुकून से यहाँ रह रही हो, लेकिन हम लोगों को जरा जरा सी बातों पर बहुत फर्क पड़ता है। रिदा का लहजा इतना तल्ख था कि नूरम से देखकर रह गई थी। भाभी प्लीज आप इस तरह से बात नहीं कर सकती। रोहा को बेहद बुरा लगा था। क्यों भाई, क्यों नहीं बोल सकती? देखो अब जो इंसान जैसा है मुझे वैसा ही कहने में कोई मसला तो नहीं है ना। मैं चेहरे पर झूठा मुखौटा लगाकर इसकी तारीफों के पुल नहीं बांध सकती और ये बजम आका की बीवी बनकर खुद को हमारी जेठानी ही समझ बैठी है। ओहो बीवी, कुछ दिनों की मेहमान हो तुम इस घर में। औलाद हो गई तो तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर किया जाएगा। बजम आका का खुद की तवजकाओ महसूस करके किसी गलतफहमी का शिकार तो नहीं हो गई हो तुम? ना होने की जरूरत नहीं है। तुम खूबसूरत हो, जवान हो, इसलिए बरजमा का तुमने थोड़ी बहुत नरमी दिखा ही दी होगी, लेकिन तुम तो शायद खुद को इसके घर की मालक ही समझ बैठी हो। तुम चुपचाप खामोश ही ठीक लगती हो। घर के मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ पर रखा गया है इस काम पर फोकस करो। हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इन सब चीजों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ बजमा का दिल बहलाना है, इनकी औलाद पैदा करना है, और जब तक औलाद पैदा नहीं हो जाती तब तक इनके इस्तेमाल की एक शय बनना है। एक ही औकात है तुम्हारी और बेहतर होगा कि तुम खुद को इससे ज्यादा कुछ भी ना समझो। आई मेरी बात समझ में? वो पता नहीं किस बात का गुस्सा इस पर निकाल रही थी, जबकि इन सब के बीच नूरम को अपना आप बहुत इंतहाई सस्ता महसूस हुआ था। वो अगले ही लम्हे से पीछे करते अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। रिदा इस तरह से रोते हुए भागते देखकर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए मेहमानों से मिलने चली गई थी, जिसके चेहरे पर किसी तरह की कोई नदामत नहीं थी। इसने किसी का दिल दुखाया, सिर्फ को इस लड़की से नफरत महसूस हुई थी। कैसे वो इतनी प्यारी सी लड़की की खुशियों को लम्हे में नोच कर रख गई थी और इससे कोई मलाल तक नहीं था। बख्शूंगी नहीं मैं, बख्शूंगी नहीं मैं, देखना कैसे इंतकाम लेती हूँ। ये बात छोड़ने वाली नहीं है काका, हमें खुद अपने आप को इंसाफ दिलाना होगा। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। नायरा बेहद परेशानी से बोल रही थी। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो नायरा, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। इज्जत बेइज्जती का सवाल है। ये लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने तो कभी नहीं चाहा था कि वो बुरे लगे। मोहम्मद शका से कभी बात नहीं करूंगी। वो नाराजगी से बोली थी और इसकी नाराजगी जायज भी थी। वो दोनों का कैसे सफेद रंग के सूट में दूल्हा बनकर आ गए थे, ऐसे लग रहा था जैसे आज की शादी हो। बस बस मेरा बच्चा, परेशान नहीं होते। इन लोगों ने जो हमारे साथ किया है ना, इससे बुरा करना करके दिखाया तो नाम बदल देना मेरा। वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए बोली तो काका ने पूरी तवज्जो से आईब्रो उचकाकर इसके दिमाग के अंदर चलने वाली बात जानने की कोशिश की थी। जब वो इसके कान के करीब झुकी थी, वो इसके कान में सरगोशी करते इसे कुछ बता रही थी और वो जैसे इसकी बात सुनती जा रही थी, इसके चेहरे की मुस्कुराहट खिलती जा रही थी। लेकिन वो चीज़ मिलेगी कहाँ से? इसकी बात के इख्तिताम पर इसने सवाल किया था, इसकी तुम फिक्र मत करो, वो मैं कर लूंगी, तुम बस तैयारी कर लेना। आज रात तुम अपने भाई के कमरे में जाओगी और मैं अपने भाई के कमरे में जाऊंगी। और फिर वो दोनों हाथ को मसलते हुए शैतानी अंदाज में मुस्कुराई तो काका की आंखें भी रोशन हो गई थी। नूरम कहाँ है? माँ बेगम हर तरफ इसे ढूंढ रही थी, लेकिन न जाने ये लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई थी। नूरम से बस यही कामों में उलझी हुई थी। ऐसा नहीं था कि इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की जाती थी या फिर इसे काम करने के लिए कहा जाता था। वो खुद ही खुशी खुशी सब कुछ कर देती थी और माँ बेगम के सारे से अच्छा भी महसूस होता था। माँ की कमी तो सारी जिंदगी इसके साथ रही थी, लेकिन अब जैसे वो इसकी कमी को महसूस नहीं करती थी। माँ बेगम का लहजा इसके साथ इंतहाई नरम था। वो पहले दिन से ही इसके साथ बहुत अच्छी तरह से मिली थी। नूरम ने अंदाजा लगाया था कि माँ बेगम का लबो लहजा इसके साथ ही बेहद नरम है। वो हर किसी से मोहब्बत से मिलती थी, यहाँ तक कि आमना बेगम इन्हें इतना कुछ सुना देती। वो आगे से भी इनसे कुछ कभी नहीं उलझती थी और फिर हम घर में तो हर कोई इनका एहतराम करता था। इसने अंदाज़ा लगाया था कि काका अपनी माँ से इतना करीब नहीं है जितना कि इनके करीब थी, और वह भी इसे बेतहाशा चाहती थी। और इन चंद दिनों में उन्होंने नूरम को भी बहू से कहीं ज़्यादा अपनी बेटी की तरह अजीज़ रखा था, और इस वक्त इसे कहीं भी न पाकर वो इसे हर तरफ ढूंढ रही थी। क्या हुआ माँ बेगम, कोई मसला? बस हम न जाने क्यों अंदर की तरफ आया था तो इन्हें हर तरफ नूरम को ढूंढते पाकर इनके पास रुक गया था। बेटा पता नहीं नूरम कहाँ चली गई है, कहीं अपने कमरे में तो ना चली गई हो। बेटा जाकर इसे बुलाओ, अभी 7 सुहागन गराएं लगाएंगी इस कपड़े को। वो तो इसके खानदान की सबसे बड़ी बहू है, इसकी पहली गिरा होगी। जाओ बुला लाओ। जी मैं अभी इसे बुलाकर लाता हूँ, कहते हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ चढ़ गया था। सुबह से इसे देखा नहीं था, दिल भी अजीब बेचैन हो रहा था। अब तो निकाब मसलसल इसके दीदार को तड़प रही थी। अच्छा था कि माँ बेगम ने खुद ही इसे बुलाने के लिए कह दिया था, वरना शायद इसका दीदार करने की खातिर वो इसे किसी कोने में छुपा कर ले जाने वाला था।
अरे बेटा, तुम्हारी जेठानी आई हुई है, बाहर बाहर निकलो कमरे से, जल्दी से बाहर आओ। मैंने इसको गेस्ट रूम में बिठाया हुआ है, सिर्फ तुमसे मिलने आई है। माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है, मैंने तो पहली दफ़ा देखी है तुम्हारी जेठानी। ताई अम्मी ने इसे दरवाजे पर आकर बताया तो वो फ़ौरन ही उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। वो जानती थी इस सारे मामले में परिवेश बिल्कुल बेकसूर है, इसे ना मिलना फिर इसको सताना बनता ही नहीं था, इसलिए इसके आने की खबर सुनकर वो तेज़ी से बाहर निकल आई थी। यकीनन इस वक्त वो इसकी कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती थी। वो गेस्ट रूम में आई आती इसकी तरफ बढ़ी तो परी अपनी जगह से उठते हुए इसके लिए अपनी बाहें फैला गई थी। इसके साथ लगती वो कितनी ही देर यूं ही खड़ी रही थी। परिवेश भी इसकी कंडीशन को समझती यूं ही इसके पास खड़ी रही और फिर अपने पास बिठाते हुए इसकी खैरियत पूछने लगी थी। मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं, भाई कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, तुम्हारे भाई भी ठीक है, बस हमारा शोहर ठीक नहीं है। मैं इस मौजूद पर बातें करने के लिए नहीं आई हूँ, जाओ जल्दी से अपनी चादर लेकर आओ, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाना चाहती हूँ। आंटी कह रही थी कि वो काफ़ी अच्छे अस्पताल में तुम्हें लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी अताश कह रहे थे कि अपनी फैमिली डॉक्टर से एक दफ़ा चेकअप करवाना है, बच्चे का मामला है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं कहीं रुक कर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। परी अखरास अखरास भाई वो यहाँ नहीं है, वो तो कल ही खा रही हैं। आप अब तुम्हें इनके लिए किसी भी तरह की परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। जाओ तुम तैयार हो जाओ, जल्दी आना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, जो यहाँ नहीं हो सकती। इसका अंदाज़ साज़दाना था, वो ना चाहते हुए भी उठने पर मजबूर हो गई। हाँ, लेकिन ये बात जानकर इसे बहुत अफसोस हो रहा था कि अखराज इसे छोड़कर वापस खालियाँ चला गया था। बस हम कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में अंधेरा था। वो इसे दूसरी तरफ बेड के साथ ज़मीन पर बैठी नजर आई थी। इसने अपना सर घुटनों में दिया हुआ था। बस हमने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की तो नूरम ने फ़ौरन सर उठाकर पीछे की तरफ देखा था। जबकि दरवाजे पर से खड़े देखकर वो निगाहें फेर गई। तुम यहाँ इस रूम में क्या कर रही हो नूरम? नीचे माँ बेगम तुम्हें हर तरफ ढूंढ रही हैं। वो कोई रस्म करनी है, तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो तो शुरू तुमसे ही होगी। वो इसके करीब आते हुए कहने लगा जब महसूस हुआ कि इसका जिस्म लड़स रहा था। वो रो रही थी, लेकिन क्यों? इसे समझ नहीं आया था इसके रोने की वजह क्या थी। तुम रो रही हो, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है नूरम, किसी ने कुछ कहा तुमसे? वो इसके पास बैठते हुए पूछने लगा था, जबकि इसके रोने में शिद्दत आ गई थी। नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, मुझे मेरी औकात याद दिलाई है कि मैं यहाँ इस घर में क्यों हूँ। वो एक झटके में से पीछे तक धकेलती चिल्लाई थी, रिलैक्स नूरम, क्या हुआ है मुझे बताओ, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? यूँ इस तरह से रोने की क्या वजह है? किसने कहा है तुमसे कुछ? उल्टा सीधा यहाँ बैठकर रोने के बजाय तुम्हें मुझे बताना चाहिए। बताओ किसने बकवास की है तुम्हारे सामने? वो गुस्से से भड़का था। नूरम के लिए अब वो एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, कोई इसकी आंख में आंसू लाने की वजह बने, ये तो इसे हरगिज़ गवारा नहीं था। रोना बंद करो नूरम, बताओ मुझे किसने तुमसे कुछ कहा है? मैं खुद देख लूँगा। क्या देख लेंगे आप? किसको देख लेंगे? किसने कुछ गलत नहीं कहा, ठीक ही तो कहते हैं। मैं इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ तब तक हूँ जब तक मैं आपको औलाद नहीं देती, इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैंने आपके बच्चे मार डाले, आपकी बीवी को घर से भगा दिया, आपकी इज़्ज़त को तार-तार कर दिया, ये मेरे जुर्मों की सज़ा है। जिस दिन ये सज़ा मुकम्मल होगी, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। बस चुप, खबरदार एक लफ्ज़ और मत कहना। बताओ किसने बकवास की है ये सारी? मुझे बस इसका नाम बताओ और कोई फालतू बात मेरे मुँह से ना निकले। वो इसे अपनी सुर्ख़ निगाहों से घूरते हुए बोला तो इसके रोने में शिद्दत आ गई थी। किसने कहा है ये सब कुछ? बोलोगी तुम या बस रोती रहोगी? आपकी दफ़ा इसके लहजे में सख्ती आ गई थी। रिदा भाभी इसके इस तरह से चिल्लाने पर वो मज़ीद बुरी तरह से रोते हुए बोली तो वो अगले ही लम्हे से खींचकर अपने सीने में छुपा गया था। कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं। आज के बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस घर में कोई तुम्हारे बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोल पाएगा। वैसे अलग होता, उठकर खड़ा होता, इसे बाजू से पकड़ अपने साथ बाहर लेकर जाने लगा था, जबकि इस तरह आंसू से तर चेहरे लिए वो बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वैसे चेहरा साफ करने की मोहलत दिए बगैर ही कमरे से बाहर निकाल चुका था। औरत आप थोड़ी देर के लिए आदिया को संभाले, मुझे रस्म करनी है। फारिद जिन्नत के साथ आकर रुका ही था जब रिदान के पास आते हुए कहने लगी थी। इसने अगले ही लम्हे इसके हाथ से आदिया को उठा लिया था। मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा फ्रॉक किसने पहनाया मेरी गुड़िया को? वो प्यार से अपने साथ लगाता इसकी ड्रेसिंग चेक करने लगा था। ये ड्रेस उसकी चाची रूहा ने पहनाया है, कल वो मुजावर अका के साथ शॉपिंग करने गई थी ना, तो इसके लिए लेकर आई थी। मुझे आज के फंक्शन के हवाले से पसंद आया तो मैंने यही पहना दिया। वो फौरन इसे बताने लगी तो वो हल्का सा मुस्कुराया था। आजकल वाद के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती नहीं थी। बात तो बेशक वो अपनी बेटी के बारे में ही करता था, लेकिन रीता के लिए भी इसकी मुस्कुराहटें मेहरबान हो चुकी थी। अगर वो आदिया के बारे में इससे कुछ भी पूछ रहा होता तो इसका लहजा इंतहाई नरम होता। बहुत प्यारी है, थोड़ी देर के बाद चेंज कर देना। वो जो मैं लेकर आया था ना परसों ब्लू कलर की, वो पहनाना। इसका अब भी बेहद नरम था। इसने फौरन हाँ में सर हिला दिया था। जी ठीक है, मैं वही पहना दूंगी। वो भी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन इसकी ड्रेस का कलर बिल्कुल मेरी ड्रेस के जैसा था ना, इसलिए मैंने आज ये पहना दी। वह नरमी से वारद के हाथ पर अपने हाथ रख गई थी। अंदाज ऐसा था जैसे वो आदिया को ही छोड़ रही हो, लेकिन वारद अपने बाजू पर इसकी गिफ्ट को महसूस कर चुका था। तुम जाओ रस्म करो, मैं संभालूंगा आदिया को। वह जरा सा फासला बना गया तो रिदा को बुरा लगा था, लेकिन बिना कुछ भी बोले वो दुल्हन की तरफ चली गई थी। जीनत पास ही खड़ी थी, लेकिन जब तक इसके करीब रही वो कुछ भी नहीं बोली थी। अब इसके जाते ही इसकी तवज्जो आदिया की तरफ हो गई थी, जिसके नन्ही नन्ही निगाहें कब से इसके दुपट्टे पे चमकते शीशे पर जमी हुई थी। आप पहनाते रहे इसे अपने मनपसंद कपड़े, लेकिन आपकी बेटी की नजर तो मेरे कपड़े ऊपर है। लगता है इसे इस कलर के कपड़े चाहिए। वो झुककर इसे प्यार करते हुए बोली तो वारिद भी इसकी निगाहों का मरकज इसके दुपट्टे को देखा था। अरे वाह, इसकी तो पक्की नजर है तुम्हारे कपड़ों पर। आदू को रेड कलर पसंद है, हम आदू के लिए रेड कलर के कपड़े लेकर आएंगे। वारिद अपना
भारत आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आपको रिदा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसने जो भी किया, लेकिन वो ऐसा सलूक डिज़र्व नहीं करती। इसके शौहर इसकी तरफ देखे भी नहीं। इसे सिर्फ़ हाथ ही रखा था ना आपकी बाजू पर, आपने इसे जाने के लिए कह दिया। क्या वो आप पर इतना हक भी नहीं रखती कि आपको थोड़ा-सा छू ही ले? आप इसे इतना हक भी नहीं देते कि वो आपके पास रुके। क्या ज़िंदगी है इस लड़की की? मेरा मतलब है इतना भी बुरा सलूक वो डिज़र्व नहीं करती। ज़ीनत जैसे इस पर तरस खा रही थी। बुरा सलूक? कौन-सा बुरा सलूक कर रहा हूँ मैं इसके साथ? इतनी नरमी से बात कर रहा हूँ, बल्कि इसे कुछ भी कहता नहीं हूँ। वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करती है, कभी रोक-टोक नहीं की, कभी इसकी उल्टी-सीधी हरकतों पर इसे मना नहीं किया, और क्या करूँ मैं इसके लिए? बात को गुस्सा ही आ गया था। इसके अच्छे हाथ से मुर्गी बैंड बजाने में ज़ीनत एक लम्हा लगाती थी, और फिर जब रिदा के बारे में बात की जाए तो इसे बेवजह ही गुस्सा आने लगता था। क्या सही कर रहे हैं आप इसके साथ? इसे बात तक नहीं करते आप। इसके शौहर हैं, इसकी ज़ात आपके नाम से जुड़ी हुई है। आप इसे देखते तक नहीं है, इसे इस बात का एहसास तक नहीं दिलाते कि आप इसके शौहर हैं। इसका छूना आपको बुरा लगता है। इसने आपकी औलाद पैदा की है भारत, आपको थोड़ी-सी नरमी दिखानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसके करीब हो जाएँ, बस ये कहती हूँ कि थोड़ी-सी नरमी लाएँ। वो इस घर में आपकी वजह से रहती है। क्या एक औरत की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए? एक औरत को ज़िंदगी का हर सुख मिले, तब भी शौहर की ज़रा-सी बेदना ही इसे जीते जी मार देती है। और आप तो अच्छा ठीक है, मैं अब इसके साथ नरमी से बात करूँगा। वो मेरे पास आकर रुकेगी तो मैं इसे भेजूँगा भी नहीं, ठीक है? आप ये मौज़ू ख़त्म करो। मैं चाहती हूँ आप इसके साथ नॉर्मल हो जाएँ। मैं इसकी बात ख़त्म होते ही वो बोली थी, तो वालिद ने आंखें घुमाई थी। हाँ, क्यों नहीं? ऐसा करता हूँ, एक दिन इसके साथ रहता हूँ, एक दिन तुम्हारे साथ रहता हूँ, इंसाफ हो जाएगा दोनों बीवियों में। क्या ख्याल है? अब अपनी मनपसंद बीवी की इतनी ख्वाहिश तो मैं पूरी कर ही सकता हूँ। तुम इंसाफ चाहती हो दोनों बीवियों में, तो दोनों बीवियों में तो अब इंसाफ होगा। आज की रात में इसके कमरे में रहूंगा, क्योंकि तुम तो इंसान हो ही नहीं, तुम तो देवी हो। तुमसे तो अपनी स्वतन की ये हालत देखी नहीं जा रही। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे तुम्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले। आपकी दफा गुस्से से बोला तो ज़ीनत को चुप सी लग गई थी। बात बर्दाश्त नहीं कर सकती ना मुझे किसी बर्दाश्त नहीं कर सकती ना मुझे किसी दूसरी औरत के साथ, तो सजदे में खुदा का शुक्र अदा किया करो कि इसने मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत डाली है। रिदा के लिए भी मैं जल्द ही कोई फैसला करूंगा। जिस लड़की को अपने निकाह में रखते हुए मैं इंसाफ ना कर सकूं, मैं इसकी ज़िंदगी तबाह भी नहीं होने दूंगा। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं आप? इसकी हैरत की कोई इंतहा न रही थी। वो क्या कहना चाहता था वो शायद वो समझ चुकी थी। सीनत मैंने बहुत सोचा है, बहुत कोशिश की है, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। मैं चाहने के बावजूद भी ये नहीं कर सकता। मैं एक औरत के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, बहुत नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। मुझे कोई फैसला कर लेना चाहिए। वो इंतहाई संजीदा था। खुदा के लिए वारता, आप क्या कह रहे हैं? इसने आपकी बेटी पैदा की है, आपको साबे औलाद किया है, आप इसे तलाक देने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? वो अभी बोल ही रही थी जब रिदा हाथ में दूध की बोतल पकड़े इसके पीछे खड़ी नजर आई। इसके चेहरे पर बेयकीनी थी, जबकि इसकी बात अधूरी छोड़ने पर भारत ने फौरन पलट कर पीछे देखा था। भारत ने रिदा को देखते इसे पुकारा था, जो बेयकीनी से इसे देख रही थी। आप मुझे तलाक क्यों भारत, क्यों? क्या मैंने आपसे हक मांगा है? क्या मैंने आपसे ये कहा कि आप अपनी मनपसंद बीवी और मेरे साथ बराबर का सलूक करें? क्या मैं आपसे अपने हकूक मांगती हूँ? मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगती भारत, कुछ भी नहीं मांगती। मैं यकीन कर चुकी हूँ कि इस बार करके मेरे मायदे के तहत अब मैं आप पर कोई हक नहीं रखती। मैं मान चुकी हूँ इस बात को कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, और आपकी ज़िंदगी में अब मेरी कोई जगह नहीं है। मैं आपको देख लेती हूँ, आपको छू लेती हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आप मुझे तलाक क्यों वारिद? अब तो मैं कुछ भी नहीं करती। आपको अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश तक नहीं करती मैं। खुद से आपकी दूसरी बीवी से फासले पर रहती हूँ, फिर भी क्यों? वैसे देखते हुए बेयकीनी से कहती, हाथों में चेहरा छुपाए रोने लगी थी। ये तो शुक्र था कि वो सबसे अलग-थलग खड़े थे, वरना इसका यूँ रोना लोगों की नज़रों में आ जाता तो मज़ीद बातें बनती। देखो रिदा, ऐसी बात नहीं, मैं तो बस क्या आप अपनी दूसरी बीवी की बातों में आकर मुझे तलाक देने की बारे में सोच रहे थे। ये अपना घर बसाने के साथ-साथ मेरा घर तोड़ने के बारे में सोच रही है। समझ में आ रहा है मुझे। पहले ये एक तवाइफ थी, इसकी कोई औकात नहीं थी, कोई इसे कुछ भी नहीं समझता था, इसलिए ये भी हद से आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन अब ये जानती कि ये इस घर की बेटी है, हर कोई इसे इज़्ज़त देता है, हर किसी की नज़रों में ये अहमियत के काबिल हो गई है। इसलिए इसने सोचा होगा कि क्यों ना सबसे पहले रिदा को ही अपने रास्ते से हटाती हूँ। क्यों यही सोचा था तुमने? ज़ीनत, तुम्हारे रास्ते की रुकावट तो मैं हूँ। तुम्हारे और भारत में एक तीसरा इंसान मैं ही हूँ। क्यों ना तुम मुझे ही रास्ते से हटा दो, ताकि तुम भारत के साथ सुकून से रह सको और भारत पे किसी और का हक भी ना हो। अपना घर बसाने के लिए तुम मेरे घर को तोड़ने चली। वो गुस्से से बोली तो इसकी आवाज़ तेज़ होने लगी थी। ज़ीनत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये मेरा अपना फैसला है। भारत ज़ीनत को अपने पीछे करते हुए रिदा के सामने हुआ था। आपका अपना फैसला है कि आप मुझे तलाक दे देंगे। ये फैसला आपने पहले क्यों नहीं किया? ये फैसला तो आप पहले भी कर सकते थे ना? अभी आपको ये ख़्याल क्यों आया? क्योंकि ये हमारे ख़ानदान की लड़की निकल आई। इसको पता चल गया कि मैं इसी ख़ानदान की हूँ, तो मेरे पैर इस घर में मज़बूत हो चुके हैं, और मैं वैसे भी आपकी बेटी दे चुकी हूँ। मेरा तो बेटा हुआ ही नहीं, जो मेरे कदमों को इस घर में मज़बूत करता। ऐसा कुछ भी नहीं है रिदा, तुम गलत सोच रही हो। चटाक दूर रहो मुझसे। तवाइफ खबरदार जो मेरे करीब आए। इस ख़ानदान का खून ज़रूर हो, लेकिन एक कोठे पर तुम्हारी औकात एक नाचने वाली से ज़्यादा नहीं थी। वैसे ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलते, तो अपने अगले ही लम्हे वारिद ने इसे दूर धकेला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ीनत पर हाथ उठाने की? मैं तुमसे नॉर्मल लहजे में बात कर रहा हूँ, तुम सर पर चढ़ रही हो। वो गुस्से से दहा रहा था, जबकि
जबकि रिदा अगले ही लम्हे फूट फूट कर रोती इसके साथ आ लगी थी। बस प्लीज़ मुझे तलाक मत दें, खुदा के लिए मुझे तलाक मत दें, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मेरी सारी ज़िंदगी आपसे शुरू होकर आप पर ख़त्म होती है, खुदा के लिए मुझे मत छोड़ें वरना मैं मर जाऊँगी। वो तड़प तड़प कर रोते हुए कहने लगी थी। इससे पहले कि वारद इसे खुद से अलग करता बज़म नूरम को घसीट कर अपने साथ लाते हुए इसके सामने आ रुका था। बज़म का क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? नूरम भाभी रो क्यों रही हैं? इसने रिदा को खुद से अलग करते हुए पहले बज़म को और फिर नूरम को देखा था, जिसका आंसू से तर चेहरा इसके रोने की चुगली खा रहा था, जबकि बज़म अपने गुस्से में था कि इसके गुस्से की वजह वो समझ नहीं पाया था। ये सवाल तुम अपनी बीवी से करो कि मेरी बीवी क्यों रो रही है। क्या कहा है तुम्हारी बीवी ने इससे कि मेरी बीवी की आंखों में आंसू हैं? इसने रिदा को सख्त निगाहों से देखते हुए सवाल किया तो रिदा हड़बड़ा सी गई थी। मामला पहले ही बिगड़ा हुआ था। बज़म को भी अभी ही आना था। क्या किया है रिदा ने? क्या इसने कुछ कहा है भाभी से? नूरम भाभी क्या हुआ? प्लीज़ मुझे बताएं। इसने परेशानी से मामले की संगीनियत को समझने की कोशिश की थी। तुम्हारी बीवी बेहतर जानती है कि मेरी बीवी इस घर में क्यों है। ज़रा मैं भी इससे पूछना चाहता हूँ कि मेरी बीवी इस घर में क्यों है और क्या वजह है इसके इस घर में रहने की। कितनी मुद्दत तक ये इस घर में है, इस बात का फैसला शायद अब इसे इस घर में रिदा करेगी। तो बताओ रिदा, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बीवी को कब तक तुम इस घर में रखोगी। वो नूरम को अपने पीछे करते हुए रिदा से सवाल जवाब करने लगा था, जबकि रिदा जो पहले ही अपना मामला बिगड़ने पर परेशान थी, बज़म के आने पर मजीद परेशान हो गई थी। ये मेरी बीवी है रिदा, ये सारी ज़िंदगी इस घर में रहेगी, यही पर सबके साथ इस हवेली में, ये इस हवेली की बहू है, इस घर के सबसे बड़े बेटे की बीवी। तुम होती कौन हो इससे इस तरह से बात करने वाली? तुम्हें खुद अंदाजा है कि तुम इस घर में कितने दिनों के मेहमान हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नूरम से इस तरह की बात करने की? बज़म वो काका और नायरा के मामलात पर बात कर रही थी। मुझे इसकी बात अच्छी नहीं लगी तो वो इस घर की फर्द है, वो हर इंसान के बारे में बात कर सकती है। तुम होती कौन हो इस बात का फैसला करने वाली कि ये किस पर बात करेगी और किस पर नहीं? क्या औकात है तुम्हारी इस घर में? ज़रा बताओ मुझे। मैं एक सवाल का जवाब ठीक से ना पाने पर इसे दूसरा सवाल करने लगा तो अब की दफ़ा रिदा की हालत मजीद ख़राब हुई थी। मामला बिगड़ रहा था। तो मेरी बीवी को बताओगे कि इस घर में इसकी क्या औकात है या इसे इस घर में क्यों रखा गया है? अका पंचायत के फैसले के मुताबिक कौन सी पंचायत, कहाँ की पंचायत? इस गाँव का सरदार बज़म शाह है। यहाँ के फैसले बज़म शाह करता है और ये बज़म शाह का फैसला है कि नूरम मेरी बीवी है और अब वो सारी ज़िंदगी मेरी बीवी बनकर इस हवेली में रहेगी। जहाँ तक पिछली बातों का सवाल है तो बस सिर्फ एक गलतफहमी थी जो कब की दूर हो चुकी है। वैसे तो मैं घर के बुजुर्गों को बता ही चुका हूँ कि जो भी मामला था इसमें नूरम का कोई कसूर नहीं था, लेकिन शायद मुझे ये बात तुम सब को भी बताने की ज़रूरत थी। तो कान खोल कर सुन लो, रिदा ये लड़की बेकसूर है, इसने कुछ भी नहीं किया था। इसे जिस जुर्म की सज़ा मिली है ना, वो इस पर साबित नहीं हुआ और साबित इसलिए नहीं हुआ कि किसने कुछ किया ही नहीं था। इसे सिर्फ एक गलती हुई है, ये मिलाल की बातों में आ गई और मिलाल को इस घर से भगा दिया। इसके अलावा इसका जुर्म इतना बड़ा नहीं था कि वो इस सज़ा की हकदार बने, इसलिए बेहतर होगा कि आज के बाद नूरम से मुखातब मत होना और अगर कभी मुखातब हो भी तो अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना, वरना मैं लिहाज नहीं करूँगा। वो बेहद सख्ती से इसे घूरते हुए बोल रहा था। रिदा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम होती कौन हो किसी को कुछ भी कहने वाली? माफ़ी मांगो नूरम भाभी से अभी और इसी वक्त। वालिद बेहद सख्ती से बोला था। जी मैं माफ़ी मांगती हूँ नूरमा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और ज़ीनत, सॉरी, मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मैं इस घर में अपनी औकात बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गई हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मुझसे कोई भी तकलीफ ना हो। वो कहते हुए फ़ौरन ही वहाँ से निकलती चली गई थी, जबकि बर्सन में सज रखते हुए पीछे खड़ी नूरम को देखा था, जो बेयकीनी से देख रही थी। तुम ठीक हो? इसने नूरम से पूछा था, जो इस पर निगाहें जमाए न जाने क्यों इसे इस तरह से देख रही थी। बसम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। क्या हुआ नूरम, सब ठीक तो है ना? अब तो रिदा ने भी तुम्हें सॉरी बोल दिया, अब क्यों इतनी परेशान हो? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगा, जबकि वो अगले ही लम्हे इसके हाथ झटकती वहाँ से तेजी से निकल गई थी। बसम के इस तरह से जाने का मतलब समझ में नहीं आया था। अरे नूरम, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, बेटा कहाँ रह गई थी तुम? आओ, हमने शगुन की सारी चीज़ें अलग करनी है, इन्हें एक कपड़े में बांधना है और कपड़े को सबसे पहली गला तुम लगाओगी क्योंकि तुम इस खानदान की सबसे बड़ी बहू हो। चलो आओ। मैं बेगम से रास्ते से ही पकड़कर रस्म करने लग गई थी, इसलिए बज़म इसके पीछे नहीं जा सका था, लेकिन कुछ गलत होने का एहसास इसे शिद्दत से हो रहा था। रस्म सुकून से हो चुकी थी। तकरीबन सब लोग ही अपने अपने घर जा चुके थे। हवेली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। थकावट की वजह से सब लोग ही जल्दी सो गए थे। जब वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे से निकलते हुए सीढ़ियों से उतरने लगी। मुझे डर लग रहा है नायरा, काका ने सरगोशी में कहा। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हम अपने साथ हुई ज्यादती का इंतकाम लेने आए हैं और हम इंतकाम जरूर लेंगे। खबरदार जो तुम डरी या जरा भी घबराई, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो गुस्से से घूर कर बोली तो काका ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। तुम जाओ अपने भाई के कमरे में, मैं जाऊंगी अपने भाई के कमरे में। ये खुजली पाउडर इन दोनों के बेड पर फेंकेंगे, सारी रात नींद नहीं आएगी, बेसुकून मिलेगा इनको। कल मेहंदी की रस्म करके हम इतने खूबसूरत लगेंगे और वो दोनों बंदर लगेंगे। वो गुस्से से अपने दुपट्टे से एलर्जी पाउडर निकालते हुए इन्हें दिखाने लगी थी। यस यस जानू, चल तू चली जा, सीधी मोमर्स के कमरे में जाती हूँ। चरमान अक्का के कमरे में ऐसा बदला लेंगे कि सारी ज़िंदगी भूलेंगे नहीं। ये ना समझे कि हमारी दुल्हनें कमज़ोर हैं, इनकी तो वो बैंड बजाएंगे जो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। वो दोनों अपनी पूरी प्लानिंग कर रही थी जब अचानक बड़े अब्बा के कमरे का दरवाज़ा खुला। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे से निकल रहे थे। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते अगले ही लम्हे वहाँ से भागती किसी न किसी बिल में छुपने की तैयारियां करने लगी थी। दोनों ने अपने अपने पाउडर की थैली अपने अपने दुपट्टों में छुपा कर रखी थी। काका दरवाजा अंदर से बंद कर चुकी थी, जबकि नायरा दूसरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर चुकी थी। इरादा बड़े अब्बा के जाने के बाद बाहर निकलने का था, लेकिन फिर काका को एहसास हुआ कि
लेकिन फिर काका को एहसास हुआ कि वो मोमर्स के कमरे के बजाय किसी गलत कमरे में आ गई है, और ऐसा ही कुछ एहसास तो इसी तरफ नायरा को भी हुआ था कि तो मान का यरमान जी का रूम है। वह सरगोशी नुमा आवाज में बोली। इसका मतलब नायरा मोमर्स के काका के कमरे में है। वो फौरन दरवाजा खोलते बाहर निकलने ही लगी थी कि बड़े अब्बा वहीं बाहर खड़े नजर आए। इसने दरवाजा फौरन से बंद करते हुए बेड की तरफ देखा था जहां मुकम्मल अंधेरा था। अब जब तक बड़े अप्पा वहां से हट ना जाए वो बाहर नहीं जा सकती। यकीनन नायरा भी बुरी तरह से फंस चुकी थी। परी हम कहाँ जा रहे हैं? तुम तो हमें अस्पताल लेकर जाने वाली थी ना, तो अब ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? आशी ने हैरत से पूछा था। आखिर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था जबकि वो दोनों पीछे बैठी हुई थी। वो अरताश ने मुझे कहा था कि तुम यहाँ तक आ जाओ ना, आगे मैं भी तुम लोगों के साथ हो जाऊंगा। इसलिए मैंने ड्राइवर से कहा कि जहाँ अरताश बुला रहे हैं हमें वहीं ले जाओ। परी ने फौरन से इसे बताया था, जबकि वो न जाने क्यों आशी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बहाना बना रही है। अरताश भाई तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? वो तो कभी भी तुम्हें ड्राइवर के साथ अकेले नहीं भेजते। इसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ तो वो इसे सवाल करने लगी थी। निकाब में सवा इसकी आंखों के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इसके घर की और भी औरतों के साथ बैठी वो बिना पर्दे के थी, और इसकी चाची तो परी की खूबसूरती से काफी ज्यादा इंप्रेस भी हो गई थी। तुम ड्राइवर के साथ अकेली आई थी मेरे घर? वो जैसे एक ही नुक्ते पर जमी हुई थी। दोबारा इसकी तरफ से आने वाले सवाल पर परी की हड़बड़ाहट में इजाफा हुआ था। चपकारी एक जगह आकर रुक गई थी। अरे वो रहे अरताश, तुम बैठो मैं अभी आती हूँ। वो कहते हुए गाड़ी से निकलने लगी तो आश ने फौरन का हाथ थाम लिया था। अरताश भाई को यहीं बुला लो ना, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है? इसमें बेतुकी सी बात की थी जिसे परी की यहाँ तक आने का मतलब समझना चाहती हो। जब परी ने आहिस्ता से अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ाया था। अपना बहुत सारा ख्याल रखना आश, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा ये कदम तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ लाकर लेकर आएगा। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना। इसने कहते हुए फौरन ही गाड़ी का दरवाजा खोला था और अगले ही लम्हे गाड़ी से बाहर निकल गई थी। इससे पहले कि आशी दरवाजा खोलकर बाहर निकलती आके मुझे ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी।